Hello everyone, morning to all of you. So we are learning alternating currents. So AC का ये next lecture है. Previous lecture में कोई concern रह गया हो तो आप पूछ सकते हो. मैं उसको revise कर देता हूँ quickly. Alternating का मतलब होता है कि इसकी direction periodically change होनी चाहिए. और किसी AC source को हम लोग इस symbol से दिखाते हैं. We make a circle. और उस पर इस तरह के साइन जैसा कर्व वेव दिखा देता है. एंड आपने देखा था कि इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं v इज इक्वल टू v नॉट साइन ओमेगा टी, और करंट को हम लिख सकते हैं v नॉट साइन ओमेगा टी प्लस आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस 5. आप चाहो तो इसको ऐसा लिख सकते हो, दिस इज 5-1 एंड दिस इज कन्वर्टेड इन एज अ 5-2. और ये 5-1 5-2 क्या है वो हम पता कर सकते हैं. एसएचएम की इक्वेशन जैसा कुछ दिखता है. सो ये पीरियोडिकली साइनोसॉइडल फंक्शन पे वैरी कर रहा होता है. फाई डिसाइड कर लेगा कि ये किस फेज पे जा रहा है, और वी और आई के बीच में क्या फेज डिफरेंस है वो भी पता चल लेता है. हम लोगों ने ये भी बात किया था कि इसका एक बार ये प्लस टर्मिनल रहेगा, एक ये माइनस रहेगा. कुछ समय के बाद ये माइनस होगा, ये प्लस बनेगा, फिर ये प्लस बनेगा, ये माइनस बनेगा, ये माइनस बनेगा, प्लस बनेगा. तो इस तरह से अपने पोलैरिटीज को चेंज करता रहता है. तो करंट का फ्लो भी कभी इस तरफ से जाएगा तो कभी इस तरफ से आएगा, उस तरह से चलता रहता है. ये एसी सोर्स था. और एसी सोर्स के बारे में हम लोगों ने कुछ और भी बातें की थी. अगर हम लोगों ने आई को आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस 5 पकड़ा है तो इसमें आप इसकी मीन वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हो, आई मीन या फिर आई एवरेज. इसकी वैल्यू 0 आती है. इट डिपेंड्स कि कितना टाइम पीरियड तक आप उसको यूज करते हो या कितना टाइम आपने उसके लिए लिया है. सो 0 आएगी जब आपको टाइम ड्यूरेशन एक टाइम इंटरवल लोगे. अच्छा, ये एक टाइम इंटरवल में कोई भी टाइम इंटरवल हो सकता है, 0 से t जरूरी नहीं है. कोई भी टाइम इंटरवल हो सकता है. इनफैक्ट टाइम इंटरवल के इंटीग्रल मल्टीपल्स हो सकते हैं, क्योंकि अगर आप एक टाइम इंटरवल में देखोगे तब भी वो 0 आएगा, फिर 0 से अगले टाइम पीरियड तक जाओगे तब भी वो 0 आएगा. तो ये पूरे टाइम के लिए 0 आएगा. जब का मतलब टाइम ड्यूरेशन हमारा कितना रहे, एक टाइम पीरियड के बराबर रहेगा, तो या फिर मल्टीपल टाइम पीरियड्स के बराबर रहेगा तब भी रहेगा. तो इसको जनरलाइज करके लिखना चाहें तो ऐसा कर सकते हैं, जब टाइम इंटरवल मल्टीपल ऑफ टाइम पीरियड होगा. फॉर टाइम इंटरवल या ड्यूरेशन फॉर टाइम इंटरवल इज इक्वल टू n टाइम्स t. जहाँ पर n इज एन इंटीजर, तो कोई भी टाइम पीरियड का इंटीग्रल मल्टीपल का टाइम ड्यूरेशन आप लेते हो, उस टाइम ड्यूरेशन में इसका एवरेज वैल्यू 0 रहता है. अगर आपको टाइम पीरियड के इंटीग्रल वैल्यू तक जाना है तो आप एक टाइम पीरियड के लिए निकालोगे, 0 आएगा. दूसरे टाइम पीरियड के लिए 0 आएगा, तो एन टाइम पीरियड के लिए सबका सम 0 हो जाएगा. और फिर हम लोगों ने देखा था कि इसकी वैल्यू कुछ 2i0/पाई आया था, अपने काम वाली वैल्यू जो अपने काम की बेसिकली. ये किस पीरियड के लिए होती है? ये हाफ साइकिल के लिए होती है. ओनली फॉर हाफ साइकिल, पॉजिटिव वैल्यू के लिए या फिर नेगेटिव साइकिल के लिए. सो दिस इज फॉर हाफ साइकिल, फॉर हाफ. उसमें से कौन सा, इधर पॉजिटिव और नेगेटिव, इंटायरली पॉजिटिव और इंटायरली नेगेटिव साइकिल. नेगेटिव वाला होगा तो माइनस लगा के दे सकते हो आप, पॉजिटिव होगा तो ये बोलेंगे. तो बेसिकली हाफ साइकिल के लिए अगर आपको मीन निकालनी हो, दैट मीन्स t/2 ड्यूरेशन के लिए निकालना हो, उसमें भी ये हाफ साइकिल हो तो फ्री आता है. कोई और टाइम ड्यूरेशन आएगा तो आपको पता होगा कि कैसे निकालते हैं, वो हम लोगों ने बात किया था. एक तो मीन कैलकुलेट जानते हैं, दूसरा हम आई पीक वैल्यू बता सकते हैं कि पीक वैल्यू कितनी होगी, पीक करंट, तो आई नॉट के बराबर होती है. यस सर, जो आई मीन हमने निकाला है सर, वो सिर्फ साइन के लिए या साइन और कॉस दोनों के लिए? वो सभी के लिए, चाहे वो साइन हो या कॉस हो या कोई भी, दोनों में से कोई भी हो सकता है. इट कैन बी एनी ऑफ द टू. हम लोगों ने साइन के लिए प्रूफ किया था, आप कॉस के लिए प्रूफ करोगे तो दोनों के लिए जमेगा. Sir, and also like yesterday we found out the IRMS, and we found out that it is the same as the DC current in for heat lost. So Yes. Can it be like related, like for all the other relations also we can use that
we can convert the AC current to DC current and use VRMS? For all that will become a big deal. For heat कैलकुलेशन पर्पस हम लोगों ने इसको प्रूव किया था कि अगर आप सेम अमाउंट ऑफ हीट आप मेजर करना चाहते हो डीसी से और एसी से सेम टाइम पर सेम इंस्ट्रूमेंट्स में, तो एसी की जो करंट वैल्यू लेनी है आपको आरएमएस वैल्यू लेनी है। तो इससे ये अपने को पता चलता है कि हमको कई जगह पर आरएमएस वैल्यू को यूज करने से वो डीसी इक्विवेलेंट बन जाता है। But before we are going to use it, we need to verify whether is the case. तो हीट के केस में हम लोगों ने वेरीफाई कर लिया, आप हीट के केस में जरूर यूज कर सकते हो। बाकी और कौन सा केस आ रहा है उस पर सिचुएशन पर डिपेंड करेगा, एंड देन यू नीड टू वेरीफाई वेदर क्या हम उसको जनरलाइज कर सकते हैं। सिंपल लॉजिक है, क्योंकि जो एसी है ना वो टाइम के साथ कंटिन्यूसली वेरी कर रहे हैं, तो आप किस टाइम ड्यूरेशन तक मेजर करते हो और कितना करंट चल रहा है उन सब फैक्टर पे डिपेंड करता है। जैसे कि हम लोगों ने हीट के लिए भी मेजर किया था, फिर रिमेंबर इट वाज फॉर वन टाइम पीरियड। तो वन टाइम पीरियड का मतलब समझते हो कि वन टाइम पीरियड से अगर आपने हाफ टाइम पीरियड पे देखा तो दोनों की वैल्यूज अलग अलग हो सकती है, या किसी T/4 टाइम पर देखा तो दोनों का हीट अलग अलग कंजम्पशन जा सकता है। सो वन टाइम पीरियड, एक टाइम पीरियड के इंटीग्रल पे चलोगे तो फिर दोनों में सेम हीट मिलने वाली है। जनरली उसका लॉजिक ऐसा कुछ होता है कि अगर हम लॉन्ग टाइम तक यूज करेंगे और टाइम पीरियड जनरली कम रहता है, तो क्योंकि फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है टाइम पीरियड कम रहता है, और कोई भी हीट का कैलकुलेशन हम करेंगे तो सिग्निफिकेंट टाइम यूज करेंगे, तो जो सिग्निफिकेंट टाइम होगा ना तो वो टाइम पीरियड से बहुत ज्यादा होगा। तो अगर कोई भी नंबर टाइम पीरियड से बहुत ज्यादा है तो उसको इंटीग्रल ऑफ टाइम पीरियड बोल सकते हैं। तो उस केस में हम रिलेट कर सकते हैं कि दोनों के हीट कंजम्पशन लंबे समय में या लॉन्ग टाइम में IRMS से वही आएगा जो डीसी से आ रहा है। और बाकी किसी और सिचुएशन पर होगा तो इट डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन एंड देन यू नीड टू कंपेयर। दोनों का क्लियर कट डिफरेंस क्या है, ये टाइम का फंक्शन है जबकि वो कांस्टेंट रहता है। सो हीट में अभी आप यूज करोगे, आगे अपने को चेक करना पड़ेगा। पीक हम लोगों ने निकाला था, देन वी वेंट फॉर IRMS जो भी आपने बोला, मैं इसको फिर एक बार लिख देता हूँ, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, और इसकी वैल्यू I0/√2i साइनोसॉइडल में। साइनोसॉइडल वर्ड का मतलब हुआ साइन कॉस दोनों में से। ये जब कभी फाई लगा होता है ना, तो ये फाई इसको साइन और कॉस दोनों को कंसीडर कर रहा होता है, क्योंकि आप जानते हो फाई की वैल्यू 90 डिग्री कर देंगे तो ये कॉस बन जाएगा, 0 कर देंगे तो साइन बन जाएगा। तो जब कभी हम साइन ओमेगा टी प्लस फाई लिखते हैं, इसका मतलब हम साइन और कॉस दोनों के लिए सेम स्टोरी की बात कर रहे होते हैं। यहाँ तक हम लोगों ने लर्न किया था, और इसके बाद एक लास्ट पॉइंट ये भी लर्न किया था कि हीट कंजम्पशन सेम होता है। तो अगर आपको हीट कैलकुलेट करना है एक टाइम पीरियड में, so it's come out to be IRMS का स्क्वायर into R into T. This is for one time period. And if you are using n number of time periods, so just multiply it by n. और ऐसा नहीं करेंगे कि हाफ टाइम पीरियड का होगा तो इसको n/2 कर दे, मतलब T/2 कर देंगे। तो इसको हमको निकालना पड़ेगा, क्योंकि आपने देखा था इंटीग्रेशन में इंटीग्रेशन में इन्वॉल्व होता है कि T लगाया गया या T/2 लगाया गया। केवल पैकेट के फॉर्म में देखेंगे कि एक टाइम पीरियड में कितना जाता है, इतना, दो टाइम पीरियड में इसी का डबल, तीन टाइम पीरियड में इसका ट्रिपल, बट 2 and 5 में कितना जाएगा हम कैलकुलेट करेंगे। इन बेसिक पॉइंट्स के बाद हम लोग आगे बढ़ सकते हैं और हम लोग सर्किट को सॉल्व करने की बात कर सकते हैं कि सर्किट को कैसे हैंडल किया जाता है, कैसे सॉल्व किया जाता है। AC सर्किट हम लोग हेडिंग रख सकते हैं, AC सर्किट्स। ब्रॉडर वे पे जो अपने को किरचॉफ्स लॉस बताए गए हैं वो हमेशा वैलिड होंगे, उन नो मैटर आप कौन सा सर्किट सॉल्व करते हो, क्योंकि उसने ऐसा बोला नहीं है कि ये केवल डीसी के लिए ट्रू है, उसने इन जनरल बोला है, उसने बोला करंट वोल्टेज के लिए ट्रू होता है। तो यहाँ पर भी करंट वोल्टेज है और वहां पर भी करंट वोल्टेज हुआ करता था। एसी सर्किट बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, हम लोग सिंपलेस्ट से चलेंगे। तो सबसे पहला जो सिंपलेस्ट वन होगा वो प्योरली रेजिस्टिव वाला चेक करेंगे, प्योरली रेजिस्टिव। और ये कुछ बेसिक्स होंगे जो प्योरली रेजिस्टिव, प्योरली कैपेसिटिव, प्योरली इंडक्टिव होंगे, इनको समझना हमारा प्राइमरी पर्पस है। और एक बार अपने को ये समझता है तो फिर बाकी को हम रिलेट करना हमारे लिए उतना आसान हो जाएगा, उतना टफ नहीं रहेगा, इजी हो जाएगा। लेट्स से कि अपने पास एक रेजिस्टेंस है और एक एसी सोर्स आपने कनेक्ट कर रखा है, ये एसी वोल्टेज है।
सम सॉर्ट ऑफ दिस, और आपको कुछ ऐसा देगा v इज इक्वल टू v नॉट साइन ओमेगा टी का सोर्स लगाया हुआ है और इसका रेजिस्टेंस R है। तो सर्किट को सॉल्व करने का मतलब होता है कि हमको करंट पता चल जाए। अगर एक बार करंट पता चल जाता है तो रिलेटिव स्टेप्स हम बता देते हैं, जैसे कितना हीट लॉस जाएगा, फिर कितना पावर डेवलप होगा, फिर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड रहा होगा, जो भी कहानियां है वो सारे के बारे में बात कर लेते हैं। तो किसी टी टाइम पर इस पे करंट आई चल रहा होगा और किसी टी टाइम का ये फंक्शन अपने को दिया गया। किरचॉफ बोलेंगे कि इसको अगर हम सॉल्व करने जाते हैं तो v की वैल्यू क्या हो जाएगी, v की वैल्यू हो जाएगी i इंटू आर। इस तरह से हम लोग v को अप्लाई कर लेंगे। अपने को i पता करना है तो क्या यहाँ से i की वैल्यू पता चल जाएगी, सिंपलेस्ट एक्सप्रेशन आएगा v बाई आर हो जाएगा। अच्छा v क्या है, v ये दिया गया है, तो यहाँ से अपने को i का एक डेफिनेशन मिल गया, इट्स गोइंग टू बी v नॉट। अच्छा r कांस्टेंट होता है तो v नॉट के साथ r एसोसिएट हो जाएगा और ये साइन ओमेगा टी हो जाएगा। दैट मीन्स अगर प्योरली रजिस्टिव सर्किट हुआ कभी भी हमारे पास, तो उसका जो करंट आएगा उसको हम इस एक्सप्रेशन से दे सकते हैं। सो अगर ये वोल्टेज है, अगर ये वोल्टेज लगाया गया तो करंट ये हो जाएगी। लास्ट क्लास में प्रोबेबली मैंने आपको बताया था कि किसी भी सर्किट में एक जनरल आइडिया दिया था कि किसी भी सर्किट में अगर अपने को ये V दिया है तो करंट हम बिना देखे डायरेक्टली लिख सकते हैं कि इसकी वैल्यू I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव से दी जा सकती है। तो अपने को क्या क्या पता करना होता है, बेसिकली अपने को आई नॉट पता करना होता है, फाइव पता करना होता है, ये जनरल सोल्यूशन रहता है। अच्छा यहाँ इस केस में हम सॉल्व करने के लायक हैं, वी आर एबल टू सॉल्व इट एंड वी हैव सॉल्व्ड इट। वी फाउंड कि ये करंट आया है, तो क्या इसको हम इससे कंपेयर करा सकते हैं? और कंपेयर कराने के बाद अपने को कुछ पता चल जाएगा। क्या पता चल जाएगा कि जो आई नॉट का हमको रिक्वायरमेंट हो रहा है इस वाले एक्सप्रेशन के लिए, वो कितना है, वो वी नॉट डिवाइड बाई आर है। एज वेल एज जो हमको फाइव का रिक्वायरमेंट आने वाला था वो जीरो है। तो इस पर्टिकुलर आंसर में हम आई नॉट और फाइव निकाल रहे हैं। थोड़ा सा आपको और लग सकता है कि जब मेरा आंसर आ गया तो फिर ये सब करने की क्या जरूरत है। उसकी जरूरत क्या है कि हम यहाँ पर एक ये बात समझने की कोशिश कर रहे हैं कि जब प्योरली रेजिस्टिव सर्किट हमारे पास होता है तो क्या रिजल्ट्स आते हैं, और फिर इन्हीं रिजल्ट्स को हम बाद में डायरेक्टली यूज किया करेंगे। सो सॉल्व करने से तो ये रिजल्ट आया और इस जनरल के हिसाब से कंपेयर किया तो मैक्सिमम करंट कितना जाएगा, वी नॉट बाई आर जाएगा, और फेज कितना होगा, यानी फेज डिफरेंस कितना होगा। जब हम लोग फेज डिफरेंस बोलते हैं तो फेज डिफरेंस बिटवीन वोल्टेज एंड करंट, तो ये जो फाई होता है तो फेज डिफरेंस बिटवीन वोल्टेज एंड करंट होता है, वो जीरो आता है। तो हम आंसर देंगे हमारी जो पीक करंट है वो वी नॉट बाई आर है। आपसे जनरली एग्जाम में बोलेगा पीक करंट बताइए, तो अपने को क्या देखना कि ये जो वी नॉट है वो पकड़ना है और आर पकड़ना है, दोनों को डिवाइड कर देना है, पीक करंट अपने को मिल जाएगी। फिर आपसे बोलेगा आरएमएस करंट बताइए या फिर करंट बताइए। करंट बोलता है तब भी उसका मतलब हम आरएमएस समझते हैं, और आरएमएस बोलेगा तब तो उसका मतलब आरएमएस समझना ही है। पीक के लिए वो पीक वर्ड यूज करेगा, तो आरएमएस के लिए फिर आई नॉट बाई रूट टू करोगे तो आरएमएस मिल जाएगा। कंक्लूजन क्या निकल रहा है कि जब कभी रेजिस्टेंस होगा और रेजिस्टेंस के अक्रॉस कोई भी आप एसी सोर्स लगाओ, वोल्टेज लगाओ ना, तो एसी का जो करंट होता है और एसी का जो वोल्टेज होता है वो सेम फेज पर होते हैं। तो यहां से हम एक कंक्लूजन निकालेंगे, करंट एंड वोल्टेज आर इन सेम फेज across a resistance। सो किसी भी रेजिस्टेंस के अक्रॉस आप पाओगे करंट और वोल्टेज सेम फेज पर होंगे। फेज का मतलब हम लोगों ने कभी पढ़ा था एसएचएम और वेव्स में कि उनको हम पार्शियली वेक्टर जैसा दिखा सकते हैं, डायरेक्शन जैसा दिखा सकते हैं। तो अगर इनको हमको डायरेक्शन जैसा दिखाना होगा तो हम ऐसा दिखाएंगे कि अगर हमारे पास ये वोल्टेज था जो आपने अप्लाई किया था V, तो करंट किधर आएगा, करंट आप पाओगे कि करंट भी इसी डायरेक्शन में आएगा। कम ज्यादा उसका मैग्नीट्यूड हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन कि V नॉट आर कैसा जा रहा है। सो आई एंड वी दे विल बी इन द सेम फेज। क्योंकि आप देखो ये साइन ओमेगा टी था और हम लोगों ने फेज कैसे बनाना सीखा था कि ये साइन ओमेगा टी की डायरेक्शन मानो, तो दूसरा वाला साइन ओमेगा टी से कितने एंगल पर जा रहा है, बाय द वे वो जीरो एंगल पे जा रहा है, तो वो आई भी उसी डायरेक्शन में आया। तो ये इसको बोलेंगे दिस इज फेजर डायग्राम।
सो प्योरली रेजिस्टिव केस के लिए फेजर डायग्राम बहुत सिंपल है, जिस डायरेक्शन में v रहता है उसी डायरेक्शन में i रहता है। मतलब साइन के साथ जितना रहता है i में उतना ही v में रहेगा, यानी i और v के लिए जो भी यहाँ पर फेज रहेंगे वो बराबर रहेंगे। अगर यहाँ पर लिखा हुआ है साइन ओमेगा टी प्लस 30 डिग्री, तो यहाँ पर भी हम लोग लिखेंगे साइन ओमेगा टी प्लस 30 डिग्री। दैट मीन्स फेज डिफरेंस नहीं आएगा। और बाकी मैग्नीट्यूड हम लोग अलग से निकाल लेते हैं। पीक करंट कितना है वहां से पता चल जाता है, ये रेजिस्टर से डिवाइड कर देते हैं। कॉपी कर लीजिए, सिंपलेस्ट है। और इसी को थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे हम लोग, कैपेसिटर में जाएंगे, इंडक्टर में जाएंगे, फिर तीनों को कंबाइन करना स्टार्ट कर देंगे। अगेन समराइज कर देता हूँ, लॉजिक क्या रहेगा। अपने को V पता रहेगा, I हम डायरेक्टली ऐसा चूज कर लिया करेंगे। हम I नॉट और फाई को पता करेंगे, फेज कैसा चल रहा है ये पता करेंगे, फेजर डायग्राम बनाएंगे और फिर उसके बेसिस पर हमारे आंसर्स आ जाएंगे। कई बार आपसे बोलेगा कौन सा फेजर डायग्राम है बताइए। प्योरली रेजिस्टिव केस में कैसा फेजर सर्किट फेजर डायग्राम बनता है, 4 ऑप्शन देगा। एक V इधर दे देगा, I इधर दे देगा, I बैक साइड दे देगा, I डाउन साइड दे देगा। तो हम बोलेंगे सेम फेज पर होता है, सेम डायरेक्शन पर होता है, कुछ ऐसा बनाने का अपने को। और ये डॉट डॉट ब्लैक लाइन बनाइए, वो सिंपली रेफरेंस के लिए, आप उसको इरेज भी कर सकते हो, वो समझाने के लिए था। फेजर डायग्राम कुछ ऐसा अपने को नजर आएगा। आगे बढ़ते हैं और प्योरली कैपेसिटर या प्योरली इंडक्टर पर चलते हैं। तो नेक्स्ट इज प्योरली और प्योर कैपेसिटिव एसी सर्किट। हम लोग सर्किट कौन सा पढ़ रहे हैं, एसी वाला पढ़ रहे हैं, और ये प्योरली कैपेसिटिव है। ना अगर इसको हम सर्किट को डिजाइन करेंगे तो हम केवल एक कैपेसिटर लगाएंगे और उसके साथ एसी लगाएंगे। आप जानते हो कैपेसिटर का जो वोल्टेज होता है ना, वो उस बात पे डिपेंड करता है कि टाइम के साथ कैसे वेरिएशन होता है चार्ज का। सो लेट्स से ये अपना कैपेसिटर है, सी कैपेसिटेंस है, और दिस हैज बीन कनेक्टेड विद एन एसी सोर्स, दिस इज एसी सोर्स, एंड दिस इज V इज इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी। देन वी विल क्लेम कि इसका जो करंट आना चाहिए, इस पे करंट रन करेगा किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम पर। उस करंट का एक्सप्रेशन हम लोग डायरेक्टली दे सकते हैं। डायरेक्टली क्या आएगा, I इज इक्वल टू I नॉट साइन ओमेगा टी प्लस 5। तो इसका मतलब कुछ फेज डिफरेंस आएगा और कुछ इसकी पीक वैल्यू आएगी। तो हमारे लिए फेज डिफरेंस मैटर करता है और पीक वैल्यू मैटर करती है। ये एक ऐसा केस है जिसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो पहले इसके लिए भी हम फेज और आई नॉट को पता कर लेते हैं। किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम पर आप देखोगे तो इसके पास कुछ चार्ज वगैरह आ जाएगा। तो लेट्स से पॉजिटिवली चार्ज और क्यू चार्ज है, तो दूसरा ऑटोमेटिकली नेगेटिव आएगा। ये पॉजिटिवली तभी होगा जब ये पॉजिटिव रहा होगा, यू नो दैट। किरचॉफ्स लॉ लगा देते हैं, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। क्या बोलेगा किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ कि Q बाई सी माइनस वी मस्ट बी इक्वल टू 0। तो हम Q बाई सी को V भी बोल सकते हैं। इसका पोटेंशियल इज इक्वल टू इसका पोटेंशियल, सिंपलेस्ट केस है। सो फ्रॉम हेयर यू विल फाइंड कि Q की वैल्यू हमारे लिए क्या आ जा रहा है, C और V के बराबर आ जा रहा है। बट अपने को तो करंट चाहिए। हम लोग जानते हैं कि जो करंट होगा वो रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज एक्यूमुलेटिंग ऑन दिस कैपेसिटर होगा। तो कैपेसिटर में जो चार्ज का रेट ऑफ चेंज होगा उसी को तो बोलेंगे। तो ये बनेगा dq बाई dt। c बाहर निकल आएगा क्योंकि c टाइम पे डिपेंड नहीं करता है, ये dv बाई dt बनेगा। अच्छा, v को क्या लिख सकते हैं, v नॉट साइन ओमेगा टी। ये t का फंक्शन है, तो v नॉट भी बाहर निकल रहा है, तो ये बनेगा c v नॉट, और साइन विल गेट कन्वर्ट इनटू cos ओमेगा टी। और आप जानते हैं चेन रूल के हिसाब से ओमेगा से भी मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो जो I की वैल्यू आ रही है दैट इज कमिंग एज ओमेगा सी वी नॉट, और ये अपना बन गया cos। cos को अगर हम लोग साइन में लिखना चाहें और ओमेगा टी के साथ कुछ प्लस माइनस लगाना चाहें तो क्या लगा सकते हैं, क्योंकि हम इसको इस फॉर्मेट में लिखना चाहेंगे। तो जो साइन ओमेगा टी था उसको रिटेन करेंगे, प्लस माइनस समथिंग लगाना चाहेंगे। तो आप देखोगे कि अगर हमको प्लस माइनस लगाना है, सो साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा बनता है, तो प्लस पाई बाई 2 कर सकते हो। साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा में जनरली चला जाता है। अच्छा,
इसको भी आप चाहो तो थोड़ा सा और रीराइट कर सकते हो। तो हम ऐसा भी लिख सकते हैं, आई की जो वैल्यू आएगी वी नॉट तो आते ही आता है, नीचे भी कुछ आएगा, नीचे आएगा 1/ओमेगा c, और साइन ओमेगा टी प्लस π/2। ये हमारा एक्सप्रेशन है जो इससे मैच करता हुआ नजर आ रहा है। आई नॉट की वैल्यू क्या है वो हम यहाँ से पता कर सकते हैं। अब आप चाहो तो ये 1/ओमेगा c को एक नया नाम से बुला लो। तो हम लोग क्या करते हैं, एक नया नाम दे देते हैं, एक्स सी को 1/ओमेगा c बोला करेंगे। और ये कुछ वैसे ही है, जगह प्रीवियस वाला रिजल्ट देखो ना, तो वी नॉट में हमने आर डिवाइड किया था तो हमको आई नॉट मिला था। यहाँ पर हम वी नॉट में इस एक्स सी से डिवाइड कर रहे हैं तो अपने को मिलेगा आई नॉट। सो अगर हमने इसको एक्स सी माना तो आई नॉट हमारे पास कितना आ जा रहा है, आई नॉट की वैल्यू आ जा रही है वी नॉट डिवाइड बाई एक्स सी। तो एक्स सी का जो रोल है वो कुछ रेजिस्टेंस जैसा है, जैसे कि हम लोग रेजिस्टेंस सर्किट में आर का रोल हुआ करता था, एटलीस्ट डायमेंशन वाइज तो है ही। तो अगर कोई आपसे पूछता है कि 1/ओमेगा c का यूनिट क्या होगा तो हम बोलेंगे ये ओम हो जाएगा, क्योंकि ये रेजिस्टेंस जैसा यूनिट लेकर के चलेगा। लेकिन इसको रेजिस्टेंस नहीं कहेंगे, क्योंकि रेजिस्टेंस जो होता है वो निगेटिव वर्ड होता है। वो बेसिकली ये बताने की कोशिश कर रहा होता है कि एनर्जी वेस्ट हो रही है, जबकि कैपेसिटर एनर्जी वेस्ट नहीं करता है, कैपेसिटर एनर्जी को स्टोर करता है। इसलिए इसको हम एक नया नाम दे देंगे, इसको नाम दे देंगे रिएक्टेंस। और सिंस कैपेसिटर का इसलिए नाम दे देंगे कैपेसिटिव रिएक्टेंस। सो हम अब कैपेसिटर को सी ना लिख करके एक्सी से डिनोट कर दिया करेंगे। अब ये एक्सी हमारा क्या बता दिया करेगा, इक्विवेलेंट टू रेजिस्टेंस, आई मीन लाइक थ्योरेटिकली, या फिर कुछ रिलेशन के पॉइंट से या कैलकुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये हमारे लिए एक्सी है, और एक्सी की वैल्यू कितनी रहेगी, 1/ओमेगा c। तो फिर करंट कितना हो जाएगा, करंट आई नॉट कितना हो जाएगा। आप बोलोगे कि आई नॉट की वैल्यू हमारे पास हो जा रही है, हमने लिखा भी थोड़ी देर पहले, आई नॉट की वैल्यू क्या हो जा रही है, वी नॉट अपॉन एक्स सी। जैसे हम आर के लिए लिखते थे वी अपॉन आर हमारा करंट होता है, तो कैपेसिटर के लिए वी अपॉन एक्स सी हमारा करंट हो जाएगा। तो करंट पता चल गया। अच्छा, फाई के बारे में पता करना, तो फाई कितना है, फेज डिफरेंस। तो आप देखोगे फाई π/2 आ रहा है, प्लस π/2, इसलिए प्लस π/2 लिख दिया। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ करंट जो है पोटेंशियल से π/2 के फेस पर रहती है। दैट मीन्स अगर किसी कैपेसिटर में आपने वोल्टेज लगाया है और उसकी करंट आप मेजर कर रहे हो, तो वो सेम फेस पे नहीं होते हैं, वो π/2 फेस से फेस डिफरेंस होता है, और करंट π/2 से लीड करता है। तो सिंस हमारा ये ऐसा आया, तो इसको हम लोग ऐसे इंटरप्रेट करेंगे कि इन कैपेसिटर सर्किट और प्योरली कैपेसिटर सर्किट में करंट लीड करता है वोल्टेज से। करंट लीड्स वोल्टेज बाय π/2। ये थ्योरेटिकली भी पूछ लेता है आपसे कि कैपेसिटर में अगर हमने वोल्टेज लगाया है और कैपेसिटर में हम करंट मेजर कर रहे हैं, तो क्या वो सेम फेज पर होते हैं, क्या फिर फेज डिफरेंस क्या होता है, फिर कौन सा लीड कर रहा होता है कि करंट ऐड होती है या वोल्टेज ऐड होता है। तो हम बोलेंगे करंट लीड्स वोल्टेज, दैट मीन्स करंट इज अहेड टू वोल्टेज बाय व्हाट अमाउंट, बाय π/2 रेडियंस। अहेड क्यों है, क्योंकि प्लस आया था। और फेजर डायग्राम कैसा दिखेगा, तो ये फेजर डायग्राम हमारे लिए जो एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है वो ये है कि फेजर डायग्राम में अगर हमने वी इधर बनाया है, ये अगर हमारा वी है, तो करंट किधर जाएगा, करंट हमारा π/2 अहेड होगा। अहेड जाने का मतलब समझते हो, एंटी क्लॉकवाइज में आगे जाने का। तो अगर ये वी है तुमको एंटी क्लॉकवाइज में π/2 से जाने का, तो ये करंट हो जाएगा। तो दैट विल बिकम द फेजर डायग्राम फॉर कैपेसिटर। ड्रॉ कर लीजिए। इस पे अपने को कुछ पॉइंट्स पता चले। एक तो रिएक्टेंस, नया पॉइंट पता चला, रिएक्टेंस कैपेसिटिव है और इसका यूनिट ओम होने वाला है। किसमें लिखा जाएगा, ये ओम में लिखा जाएगा। और इसकी वैल्यू 1/ओमेगा c होती है। सी अपने को बताया जाएगा, ओमेगा कहाँ से पकड़ेंगे, ओमेगा इसकी फ्रीक्वेंसी से पकड़ेंगे। तो उसकी फ्रीक्वेंसी के बेस पे ओमेगा पकड़ करके हम एक्सी बता सकते हैं। और याद रखेंगे करंट और वोल्टेज दे आर नॉट इन द सेम फेज। तो कैपेसिटर के क्रॉस जो वोल्टेज आएगा, करंट उससे π/2 अहेड चल रही होगी।
सिमिलर टाइप का हमारे पास एक इंडक्टिव सर्किट रहेगा, उसको समझेंगे। तीनों सर्किट को समझने के बाद इनका सुपरपोजिशन करना स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि ये फेजर है, काइंड ऑफ वेक्टर्स है। वेक्टर को सुपरपोज करना बहुत आसान होता है, और फिर उससे हम लोग अपने फाइनल आंसर्स बता दिया करेंगे, अगर सर्किट में रेजिस्टेंस, कैपेसिटेंस, इंडक्टर्स में कोई भी कॉम्बिनेशन क्यों ना दिया हो। ओके, एक काम करते हैं, एक छोटा सा क्वेश्चन इस पे पिक करते हैं, आप इसका आंसर करेंगे, फिर इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। So let's say कि yes, in case you want to ask you can, otherwise I'm picking a very small question जो कि एग्जाम में, मेंस जैसे एग्जाम में देख सकते हैं। ऐसा बोलेगा कि एक सर्किट अपने को दिया है, तो हम एक सर्किट आपको दे देते हैं, आपको आंसर्स ध्यान से देने पड़ेंगे और देने चाहिए, क्योंकि बेसिक्स है और बेसिक को आपको याद रखना होता है। लेट्स से ये वोल्टेज दिया है उसने, कुछ ऐसे दे दिया है कि हमारा जो वोल्टेज है वो 100 वोल्ट है, और ये 50 हर्ट्ज है, और ये कैपेसिटर दे दिया है। लेट्स से ये कैपेसिटर जो है वो 10 माइक्रोफैराड है। क्वेश्चन इज फॉर गिवन AC circuit, simple AC circuit, we need to answer the following stuff. Find, पहले मैं बहुत सिंपलेस्ट क्वेश्चन पूछता हूँ आपसे, पीक वोल्टेज across कैपेसिटर, इस कैपेसिटर के अक्रॉस कितना पीक वोल्टेज लगा हुआ है ये अपने को बताना है। आपको आंसर देना पड़ेगा जिससे कि अपने को पता चलता रहे कि यस यू आर देयर एंड यू आर डूइंग, यू आर लर्निंग। ओके, सो कुछ आंसर्स आए। पीक वोल्टेज का मतलब हुआ इसके अक्रॉस वोल्टेज अपने को निकालना है, तो इसके अक्रॉस वही वोल्टेज होगा जो इस AC का वोल्टेज लगा हुआ है, और AC का वोल्टेज अपने को 100 वोल्ट और 50 हर्ट्ज दिया गया है। तो हम लोगों ने कल बात की थी, जो ये 100 वोल्ट लिखा होता है ये कौन सा होता है, ये RMS होता है। तो जो इसके क्रॉस आएगा वही इसके क्रॉस आएगा, इसका मतलब पीक का मतलब इसका पीक बताना है। तो हम ऐसा बोलेंगे कि सिंस अपने को ये पता है कि VRMS इज इक्वल टू 100 वोल्ट, और अपने को ये भी पता होता है कि VRMS को हम लोग कैसा लिखते हैं, VRMS इज इक्वल टू V पीक डिवाइड बाई √2, क्योंकि ये साइनोसॉइडल फंक्शन होता है। नहीं भी बोलेगा तो हम उसको साइनोसॉइडल मान के चलेंगे। सपोज के लिए ऐसा दिया है ना, उसने ऐसा नहीं बोला कि कौन सा फंक्शन है, दैट मीन्स ये साइनोसॉइडल वाला फंक्शन है। अनटिल अनलेस क्वेश्चन कुछ और बोलता है तो हम इसको डायरेक्टली लगा सकते हैं। सो यहाँ से अपने को क्या पता चलेगा, यहाँ से अपने को पता चलेगा कि जो पीक वैल्यू आएगी वो √2 टाइम्स RMS आएगी, और RMS कितना दिया गया, 100, तो हमारा आंसर हो जाएगा 100 √2 वोल्ट। आपको ऐसा क्वेश्चन पूछेगा और ऑप्शन में आपको 100 भी देगा, 100 √2 भी देगा, 100/√2 भी देगा, और फिर आपसे जानने का कि कौन सा RMS है। तो हम जानते हैं कि जब ऐसा लिखा होता है तो जो लिखा होता है अलग से वो RMS वैल्यू होती है। ओके, फिर आपसे पूछता है कि बी में फाइंड कैपेसिटिव reactance or simply reactance. So we need to find Xc, the capacitive reactance. आपके पास फॉर्मूला है, you can go ahead, you can answer it. Xc is 1/ωc. Now ओमेगा अपने को निकालना होगा, और अगर ओमेगा दिया है डायरेक्टली तो उसको यूज करेंगे, C यूज करना होगा, फिर उसके बाद अपने को आंसर देना होगा। जब आप इसको सिंप्लीफाई कर रहे होगे तो अपने को पता चलेगा 1/ωc, ओमेगा is 2πf into C. Now let's put the values. 2π is 2π, f is 50, और C की वैल्यू 10 माइक्रोफैराड है, 10⁻⁻⁶। सो Xc की जो वैल्यू अपने को मिलने वाली है ये आपको 500 मिला होगा, इससे 2 से मल्टीप्लाई करेगा तो 1000 हो जाएगा, तो ये 1000 डिवाइड बाई पाई ओम मिलने वाला है।
1000 डिवाइड बाई पाई ओम मिलने वाला है। अब अपने आप को करेक्ट करेंगे। देखो ओमेगा क्या होता है, 2 पाई एफ होता है, और ये जो 50 दिया गया है वो हर्ट्स में दिया गया है। हर्ट्स किसका यूनिट होता है, फ्रीक्वेंसी का होता है, ओमेगा का नहीं। ओमेगा का रेडियन पर सेकेंड होता है। तो हम इस ओमेगा को 2 पाई एफ में रिप्लेस करेंगे, फिर एफ की वैल्यू को यूज करेंगे, सी की वैल्यू को यूज करेंगे, फिर अपना आंसर बता देंगे। थोड़ा सा टेंशन दोगे तो आपको समझ में आने लगेगा, और फर्स्ट टाइम अगर आप आंसर निकाल पा रहे हो तो बिग डील है। जनरली थोड़ा सा टाइम लगता है सेटल होने के लिए, कोई बात नहीं। अगला क्वेश्चन का आंसर दीजिए। अगर इसको भी करेक्ट बता देंगे तब भी बड़ी बात हो जाएगी हमारे लिए। करंट इन द सर्किट, करंट इन द सर्किट। अपने को सर्किट पे करंट कितना जा रहा है ये बताना है। तो आपको सोचना होगा कि कौन सी करंट पूछ रहा है। जब उसने सिंपली करंट लिखा हुआ है तो इसका मतलब होता है आरएमएस वैल्यू के बारे में पूछ रहे हैं। तो हम लोग आरएमएस को यूज करते हैं बताने के लिए। सो अपने को आई आर एम एस चाहिए। तो आप क्या बोल सकते हो, आप ऐसा बोल सकते हो कि आई की जो वैल्यू होगी, आई नॉट निकालते हैं तो आई नॉट की वैल्यू आती है वी नॉट डिवाइड बाई एक्स सी। वी नॉट डिवाइड बाई एक्स सी, इसका मतलब पीक करंट, पीक आर एम, पीक वोल्टेज डिवाइड बाई एक्स सी होता है। अब दोनों को √2 से डिवाइड कर दो, तो जब √2 से डिवाइड कर दोगे तो आरएमएस कितना हो जाएगा। तो अगर आरएमएस निकालोगे तो उसके लिए हमको वी का भी आरएमएस लगेगा और एक्स लगेगा। सो पॉइंट इज कि अगर अपने को आरएमएस वैल्यू निकालनी है तो आरएमएस पोटेंशियल यूज करेंगे, और पीक निकालना है तो पीक का पोटेंशियल यूज करेंगे। अब पीक और आरएमएस हम लोगों ने यहाँ पे समझ लिया है। अपने को आरएमएस का रिक्वायरमेंट है, तो अगर आरएमएस का रिक्वायरमेंट है तो आरएमएस वैल्यू हम लोग यूज करेंगे जो कि 100 है। सो अपने को पता चलेगा आई आर एम एस वैल्यू इज गोइंग टू बी 100 डिवाइडेड बाई this capacitive reactance which was 1000 divided by pi, which turned out to be pi divided by 10 एम्पियर। पाई की वैल्यू रख सकते हो और उसके बाद इसको डेसिमल्स में भी बता सकते हो, तो ये अपना आंसर हो जाएगा। Are you getting what I'm saying and are you able to relate it? कि अगर ऐसा सर्किट दिया गया है तो हमसे कई सारी चीजें पूछ सकता है। पोटेंशियल के टर्म्स पूछ सकता है, फ्रीक्वेंसीज के बारे में पूछ सकता है, रिएक्टेंस एक नया टर्म सीखा है उसके बारे में पूछा जा सकता है, करंट के बारे में पूछा जा सकता है। हम लोग करंट निकाल पा रहे हैं, करंट में भी कौन सा करंट पूछ रहा है ये भी एक अपने लिए इम्पोर्टेंट पॉइंट है, वेदर इट इज पीक करंट, आरएमएस करंट, मीन करंट और व्हाट करंट। अगर यहाँ पे मैं मीन करंट पूछता आपसे, एवरेज करंट पूछता तो आप जीरो बोल सकते थे, क्योंकि वन टाइम पीरियड के लिए वो जीरो रहता है। और अगर टाइम पीरियड स्पेसिफाई करेंगे या टाइम ड्यूरेशन स्पेसिफाई करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग आंसर देने का। फिर इसमें फेजर डायग्राम, तो अभी वो हम लोगों ने जस्ट पढ़ा है कि इसमें जो करंट होगी ना वो लीड कर रही होगी इसको, पोटेंशियल को। कितने से लीड कर रही होगी, पाई/2 से लीड कर रही होगी। मतलब अगर हम पोटेंशियल का फंक्शन ऐसा देते हैं आपको, v इज इक्वल टू वी नॉट, वी नॉट हमारा ये था, तो अगर हम पोटेंशियल आपको देते हैं 100√2, वी नॉट की वैल्यू √2 लिखनी पड़ेगी 100 के साथ, साइन ओमेगा टी बोलते हैं। तो आई कितना बोलना होता हमने को, आई बोलना होता दिस इज इक्वल टू आई नॉट, जो भी हम लोगों ने निकाला ये आरएमएस है, इसको आप √2 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये पीक हो जाएगी। तो पीक करंट हो जाएगी π√2/10, दैट्स अ पीक करंट, इनटू साइन ओमेगा टी प्लस π/2। सो आप देखो ना कि पोटेंशियल पता हो, हम करंट का पूरा एक्सप्रेशन बता देते हैं जस्ट बाय यूजिंग दिस नंबर्स। तो यहाँ से आई आर एम एस निकला था, आई पीक निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसे √2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आई को हम लोग कैसे लिखते हैं, पीक वैल्यू, और ये जो पूरा है कॉपी पेस्ट मार देते हैं, फिर +-5 लिखते हैं। सिंस प्लस π/2 आता है इसलिए +π2 लिखने का। तो अगर आपसे पूछता है करंट का एक्सप्रेशन बताइए, अगर वोल्टेज का एक्सप्रेशन दिया है तो हम ये बता देंगे। ओके, इफ यू आर फाइंडिंग इट ओके, वी कैन गो अहेड।
और हम लोग इंडक्टर्स के बारे में बात करते हैं कि इंडक्टर्स में करंट और वोल्टेज में क्या रिलेशन चल रहा है। और चाहे तो एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, क्योंकि अब जितना ज्यादा कंफर्टेबल होगा उतना आपको आगे समझने में भी आसानी आएगी। और ऐसे क्वेश्चन कई बार पूछ लेता है मेंस जैसे एग्जाम में भी। जैसे बोलेगा कि इफ इन purely capacitor circuit, AC source V is given as V naught sin 100। एक काम करते V naught की वैल्यू दे देते हैं आपको, दिस इज 100 sin 50t प्लस π/3 वोल्ट दिया गया है। So if in a purely capacitive circuit V is equal to this and its reactance is 5 ohm, then find expression of current as a function of time। और मैं आपसे ये भी पूछ सकता था कि किसी एक इंस्टेंट पे करंट की वैल्यू बताइए। तो अगर हमको फंक्शन ऑफ टाइम मिल गया तो हम किसी भी इंस्टेंट पर उसकी वैल्यू बता सकते हैं, एक टाइम की वैल्यू को रख करके। इसको आप ट्राई कर सकते हो। पैरेलली मैं सॉल्व करता हूँ आपके लिए। तो अपने को रिएक्टेंस दे रखा है, पीक वोल्टेज दे रखा है। तो हम लोग बोलेंगे कि इसकी जो वैल्यू होती है, अगर V अपने को दिया गया 100 sin 50t प्लस π/3, तो अगर ये V दिया गया अपने को, राइट, तो हम I कैसे लिखने वाले हैं? I इज गोइंग टू बी इक्वल टू 100, नहीं लिखेंगे, इसको लिखेंगे क्या, I नॉट द पीक वैल्यू साइन, जो भी फेज लिखा था पूरा का पूरा कॉपी कर लेंगे और प्लस 5 लगा देंगे। इस तरह से जाता है। हाँ, फिर इसके बाद में अपने को फाई पता रहता है, क्योंकि ये प्योरली कैपेसिटिव है। कैपेसिटेंस में फाई कितना होता है? 5 π/2 होता है प्लस का, तो ये लगाएंगे। और आई नॉट कैसे पता करेंगे? वी नॉट बाई एक्स सी। वी नॉट कितना दिया गया? 100। एक्स सी कितना दिया गया? 5। तो आंसर कितना हो जाएगा? 20 एम्पियर। सो अल्टीमेट हमारा एक्सप्रेशन क्या आ जाएगा? आई इज इक्वल टू 20 टाइम्स साइन 50t प्लस π/3 प्लस π/2। तो ये जो π/2 है वो एक्स्ट्रा आता है। और अब आप दोनों को ऐड करके बता सकते हो या फिर इसको कन्वर्ट करके बता सकते हो। मल्टीपल ऑप्शन बना सकता है, कभी कॉस के फॉर्म में दे सकता है, कभी साइन के फॉर्म में दे सकता है। सो मल्टीपल ऑप्शन करेक्ट वाले क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं। तो जो भी वैलिड होंगे सबको हम मार्क कर देंगे। तो आप चाहोगे साइन π/2 प्लस इसको कॉस कॉस में भी लिख सकते हो, और या फिर इन दोनों को ऐड करके भी 5π/6 भी लिख सकते हो, चलता है। इतने एम्पियर हमारा आंसर आ जाएगा। अगर आपको ये एम्पियर आंसर आ गया तो आपको टी की वैल्यू देकर के आपसे पूछ सकता है कि बताइए हमारा कितना आंसर आ रहा है। टी की वैल्यू जो भी देगा यहाँ पे डंप कर देंगे, सिंप्लीफाई कर देंगे, न्यूमेरिकल वैल्यू भी निकाल सकते हैं। तो दिस विल बिकम योर रिस्पॉन्स। डिपेंडिंग अपॉन द ऑप्शन यू कैन मार्क विच वन इज द करेक्ट। ओके, सो अपने को याद रखना है प्योरली कैपेसिटिव में 5π/2 होता है, ये याद रखना है। प्लस π/2 होता है, ये भी याद रखना है। फेजर डायग्राम बनाएगा तो कौन सा डायग्राम बनेगा? तो इसमें आपको मैं 4 ऑप्शन भी दे देता हूँ, एक और छोटा सा पार्ट इसी में कर देता हूँ, और आपको बताना है कि 4 ऑप्शन में कौन से फेजर डायग्राम वैलिड होंगे, करेक्ट होंगे। A B C D। सो करेक्ट फेजर डायग्राम अपने को आइडेंटिफाई करना है। मैं कुछ फेजर्स बना रहा हूँ। एक ये है, दूसरा ये है, और एक ये है, नेक्स्ट ये है,
एक इधर है, अगला इधर है, कुछ इस तरह से हमने बनाया हुआ है। और लेट से हम इसको बोलते हैं ये V है, ये I है, ये I है, ये V है, ये V है, ये I है, ये I है, ये V है। और अगर कोई भी नहीं आ रहा है तो नन ऑफ दिस भी बोल सकते हो। सो ये चार फेजर डायग्राम बनाए गए, सभी के बीच का एंगल 90 दिखाया गया है। अपने को पता करना है कि क्या इसमें से कोई करेक्ट फेजर डायग्राम बना रहा है प्योरली कैपेसिटर केस का। अगर बना रहा है तो कौन सा है, नहीं बना रहा है तो कौन सा नहीं है। सो फेजर डायग्राम के लिए अपने को पता होता है कि V से करंट जो होना चाहिए वो 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज होनी चाहिए, एंटी क्लॉकवाइज। तो फर्स्ट में देखोगे V से एंटी क्लॉकवाइज जाते हैं तो इधर आ जाना चाहिए था, तो फर्स्ट हमारा रिस्पॉन्स नहीं है। हालांकि दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री है, बट इट इज नॉट द फेजर वी रिक्वायर। ये पहला क्या कह रहा है, पहला ये कह रहा है कि हमारा जो वोल्टेज है ना वो करंट से लीड कर रहा है, और हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन को पॉजिटिव पकड़ते हैं ना, तो ये बोलेगा कि वोल्टेज लीड कर रहा है करंट से, जबकि हमको पता था कि करंट लीड करता है वोल्टेज से। सेकेंड पर आओगे तो आप देखोगे कि अगेन हम एंटी क्लॉकवाइज में एरो बनाएंगे तो वोल्टेज इज लीडिंग द करंट 90 डिग्री, ये भी नहीं है। फिर हम एंटी क्लॉकवाइज में एरो बनाएंगे और देखेंगे कि वोल्टेज इज लीडिंग द करंट, ये भी नहीं है। और लास्ट में अगर हम एंटी क्लॉकवाइज पे जाते हैं तो अगेन वोल्टेज इज लीडिंग द करंट। तो मतलब जिस तरह से मैंने ड्रॉ किया है इसमें से कोई भी फेजर हमारे इस डायग्राम को फेजर डायग्राम को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है। और किसी भी में वी और आई को इंटरचेंज कर दो तो वो रिप्रेजेंट करना स्टार्ट कर देगा। सो एंटी क्लॉकवाइज एरो बनाओ, फिर देखो कि कहाँ से कहाँ जाते हैं, आगे कौन है वो लीड करता है, पीछे कौन है वो लैग करता है। In some में voltage is leading the current, which is not the case because we have talked about कि current leads the voltage. Okay, so none will be the answer. None will be the answer. So 90 डिग्री भी होना चाहिए और प्रॉपर ऑर्डर पे भी होना चाहिए. Okay. Next we can go for the purely inductive case. Purely inductive circuit, AC circuit. हम लोग AC circuits की बात कर रहे हैं. So when we are purely inductive circuits, तो उसके रिजल्ट्स क्या आते हैं, उसके रिजल्ट्स भी अपने को याद रखना है, क्योंकि हमको पता है यही 3 एलिमेंट्स होते हैं तो सबके रिजल्ट्स याद रहेंगे तो हम सर्किट में उसको यूज कर सकते हैं. लेट्स से हमारे पास एक इंडक्टर है और इस इंडक्टर को आपने एसी सोर्स से कनेक्ट किया हुआ है, और ये जो एसी सोर्स है इसका वोल्टेज अपने को पता है वी नॉट साइन ओमेगा टी. जनरली वो आपको वी नॉट साइन ओमेगा टी देगा, कोई और भी देता है तो उसी को हम कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, और आपको मोस्ट लाइकली साइनोसॉइडल ही देगा, साइन या कॉस में, क्योंकि हम जो यूज करते हैं प्रैक्टिकल में वो साइनोसॉइडल यूज करते हैं. लेट्स इसका इंडक्टेंस एल है, तो इसके लिए भी हम लोग कुछ वैसे ही करने की कोशिश करेंगे, कुछ एक्सेल बनाने की कोशिश करेंगे. रिएक्टेंस, इंडक्टिव रिएक्टेंस, जो रेजिस्टेंस जैसे यूज किया जा सके, और करंट को डायरेक्टली हम आई नॉट बाई एक्सएल बोलना चाहेंगे, जैसे हमने कैपेसिटर में देखा. तो फिर तीनों एलिमेंट्स हमारे लिए सिमिलर टाइप के फॉर्मूले से चलना स्टार्ट हो जाएंगे. पहले इसको सॉल्व करते हैं. सॉल्व करोगे तो आपको पता चलेगा कि इस पे जो किरचॉफ्स लॉ लगाते हो तो इसका पोटेंशियल इज इक्वल टू इसका पोटेंशियल आ जाएगा. सो क्या हम लोग लिख सकते हैं एल डी आई बाई डी टी इज इक्वल टू वी हो जाएगा. जब हम एल डी आई बाई डी टी को वी लिखेंगे तो वी की वैल्यू को भी रख सकते हैं. वी की वैल्यू क्या हो जाएगी, वी की वैल्यू है वी नॉट साइन ओमेगा टी. इसके बाद अपने को आई कैलकुलेट करना है, तो थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे. ये बनेगा डी आई इज इक्वल टू वी नॉट बाई एल साइन ओमेगा टी डी टी. इसको इंटीग्रेट कर देंगे सुटेबल कंडीशन से सुटेबल कंडीशन तक. अब सुटेबल का मतलब क्या हुआ, हमारा आई नॉट लेट से 0. सो अगर हम लोग इसको इंटीग्रेट करते हैं तो क्या यहाँ पर आई निकल करके आ जाएगा, इज इक्वल टू
और ये अपना बन जाएगा माइनस वी नॉट, साइन विल गेट कन्वर्ट इनटू कॉस ओमेगा टी, क्योंकि साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन माइनस कॉस ओमेगा टी होता है, डिवाइड बाई एल, पहले से ही था, इंटीग्रेशन में ओमेगा से भी डिवाइड करेंगे टी के कोफिशिएंट से, और लिमिट हम ऐसा अप्रोप्रिएट ले लेंगे कि लेट्स से कि ओमेगा टी हमारा 90 रहा होता है तो इसका दूसरा टर्म 0 हो जाता है, या फिर आप इंडेफिनिट इंटीग्रेशन से इसको सी बोल दो और सुटेबल कंडीशंस लगा करके सी को हम 0 भी कर सकते हैं, क्योंकि इसमें ये बात पे डिपेंड करेगा ना कि कब स्विच ओपन किया गया था, इनिशियल कंडीशंस क्या थी। इंटीग्रेशन में हमको इनिशियल कंडीशन की जरूरत पड़ती है, जबकि डिफरेंशिएशन में नहीं पड़ती है, यहाँ पर वो सब पता चल पड़ेगा। तो अगर हम उसको सुटेबल कंडीशन के साथ यूज करें तो हम आई को कुछ ऐसा यूज कर सकते हैं कि आई इज इक्वल टू सम सॉर्ट ऑफ दिस नजर आएगा। इसको अगर और भी सिंप्लीफाई करें तो आई की वैल्यू हम लोग क्या लिख सकते हैं, माइनस वी नॉट, और माइनस को भी हटाना चाहेंगे, सो क्या इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, वी नॉट डिवाइड बाई ओमेगा इंटू एल, और ये बन गया माइनस कॉस ओमेगा टी। अच्छा, ये माइनस कॉस ओमेगा टी को अगर हम रिप्रेजेंट करना चाहें साइन के टर्म में, सो दैट कि माइनस कॉस बन जाए, तो ओमेगा टी के साथ क्या कर सकते हैं ताकि ये माइनस कॉस पे आ जाए। तो आप देखोगे बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन सिंपलेस्ट अगर कुछ करना है तो माइनस पाई बाई टू लगा सकते हैं। तो साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू करोगे तो एक माइनस बाहर निकाल लोगे तो ये पाई बाई टू माइनस ओमेगा टी हो जाएगा, और साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है तो माइनस कॉस थीटा यानी माइनस कॉस ओमेगा टी के बराबर हो जाएगा। सो दिस एक्सप्रेशन हैज बीन ट्रांसफॉर्म्ड इन दिस फॉर्मेट। इसको अगर रीराइट करोगे तो यहाँ पर हम लोग कुछ ऐसा एज्यूम कर लेते हैं कि लेट एक एक्सेल डिफाइन करते हैं जिसका नाम ओमेगा एल है, और ये जो ओमेगा एल है इसको फिर हम एक लेट ना बोलकर कैसे बोलेंगे, ये ओमेगा एल है और इसको बोलेंगे इंडक्टिव रिएक्टेंस। इसका भी यूनिट ओम आने वाला है, क्योंकि ये वी नॉट बाई समथिंग इज इक्वल टू आई बना रहा है, दैट मीन समथिंग मस्ट बी ओम। और फाई कितना आ जा रहा है यहाँ से, अगर हम फाई के बारे में बात करेंगे तो फाई की वैल्यू माइनस पाई बाई टू आ जा रही है। मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि करंट लैग करेगी वोल्टेज को पाई बाई टू से। तो उसको याद रख लेंगे कि करंट lags behind by or lags behind voltage by pi by 2। तो करंट जो है वोल्टेज से पीछे चल रहा होता है, और कितने एंगल से पीछे चल रहा होता है, कितने फेज से पीछे चल रहा होता है, पाई बाई टू से पीछे चल रहा होता है। और अगर ये अपने को समझ में आता है तो आई नॉट कितना हो गया, तो यहाँ से हम आई नॉट की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। जो आई नॉट आने वाला है वो वी नॉट डिवाइड बाई एक्सएल हो जाएगा, और इसको हम एल की जगह पर हम लोग एक्सएल लिखा करेंगे, एक्सएल की वैल्यू ओमेगा एल होगी। अगेन ओमेगा हम यहाँ से निकालेंगे, दैट मीन्स रिएक्टेंसेस जो होते हैं ना वो सोर्स की फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड कर रहे होते हैं, और वहां से अपने को रिएक्टेंस पता चल जाएगा। तो पीक करंट पता चल जाएगी, पीक करंट पता चल जाएगी, करंट पता चल जाएगी, और फिर फेज डिफरेंस, हम फेजर डायग्राम भी बना सकते हैं। अगर अपने को फेजर डायग्राम ड्रॉ करना हो तो कुछ ऐसा दिखाना पड़ेगा कि लेट से ये हमारा वोल्टेज है रेफरेंस, तो करंट किधर जा रहा होगा, करंट विल बी लैगिंग बिहाइंड, सो करंट को अपने को नीचे की तरफ ले जाना है अगर वी को हमने हॉरिजॉन्टल देखा है तो। सो दिस इज वी, दिस इज आई, एंड दिस इज नेगेटिव में पाई बाई टू है। सो अगर हम क्लॉकवाइज लेके जाते हैं एरो को तो फिर वो नेगेटिव होता है, और एंटी क्लॉकवाइज लेके जाते हैं जो पॉजिटिव होता है, जो हम लोग पहले भी पढ़ते हैं। तो ये फेजर डायग्राम हो गया इंडक्टर के लिए। तो इंडक्टर के लिए अपने को रिएक्टेंस समझने का, फेजर समझने का, और ये फेज कैसे चलता है वो भी समझने का। तो ये प्योरली इंडक्शन केस में हम लोग इस तरह से ट्रीट कर सकते हैं। नाउ यू हैव अंडरस्टूड प्योरली आर, प्योरली सी, प्योरली एल, उनके कॉम्बिनेशन कैसे बिहेव करते हैं। एक दो एग्जाम्पल के बाद आपको समझ में आ जाएगा, और फिर कोई भी एग्जाम्पल करने के लिए आप रेडी हो जाओगे। कॉपी कर सकते हो, और इसके बाद हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। कई बार इसको क्या होता है कि ये साइन ओमेगा टी है ना, तो इसको हम ग्राफ से ड्रॉ कर सकते हैं। तो अगर ये साइन ओमेगा टी का ग्राफ आ रहा है वी का, तो आई का ग्राफ कैसा आएगा, तो आई का ग्राफ भी साइन ओमेगा टी आएगा, लेकिन पाई बाई टू से शिफ्टेड होगा।
और ऐसा कर लो ये माइनस कॉस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो कई बार वो दोनों ग्राफ एक ही फिगर में देगा और बोलेगा कि बताइए कौन सा है, प्योरली एल है, प्योरली सी है, प्योरली आर है। तो प्योरली आर केस में क्या होता है, वापस लेके जाता हूँ मैं आपको। प्योरली आर केस में अगर ये साइन ओमेगा टी है तो ये भी साइन ओमेगा टी रहेगी, मतलब दोनों ग्राफ एक दूसरे के साथ सेम फेज पे चलेंगे। दैट मीन्स जब वोल्टेज जीरो होगा तभी करंट जीरो होगा। थोड़ा सा मैं और एलेबरेट करता। प्योरली रेजिस्टेंस केस में अगर रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल जीरो हुआ, उसी इंस्टेंट ऑफ टाइम पर करंट भी जीरो जाएगा रेजिस्टेंस से। जबकि कैपेसिटर में जिस मोमेंट पर इसके क्रॉस पोटेंशियल जीरो हुआ, जिस मोमेंट पर इसके क्रॉस पोटेंशियल जीरो हुआ यानी साइन जीरो हुआ, उस समय करंट मैक्सिमम जा रही होगी, मैक्सिमम करंट चल रही होगी। सो कैपेसिटर में करंट मैक्सिमम होती है उस इंस्टेंट पर जिस इंस्टेंट पर उसके क्रॉस पोटेंशियल जीरो होता है, जबकि रेजिस्टेंस में पोटेंशियल जीरो होने पर करंट भी जीरो होती है। सिमिलरली इंडक्टर केस में भी आप देखोगे कि जिस इंस्टेंट में पोटेंशियल जीरो हुआ है, साइन जीरो हुआ है, तो उसमें कॉस अपनी मैक्सिमम वैल्यू पे चलता है, प्लस और माइनस वाली जो भी है। तो आई की वैल्यू अगेन मैक्सिमम हो गई। डायरेक्शन माइनस से देख सकते हैं। इसका मतलब है कि इंडक्टर के क्रॉस जैसे ही पोटेंशियल और जिस इंस्टेंट पे पोटेंशियल जीरो बनेगा, उस इंस्टेंट पर करंट मैक्स जा रही होगी। अभी हम लोगों ने जीरो पोटेंशियल और करंट को देखा, हम मैक्सिमम पोटेंशियल और करंट को देख सकते हैं। तो रेजिस्टेंस में जब पोटेंशियल मैक्सिमम होगा तो करंट मैक्सिमम होगा, यानी दोनों सेम फेज पर होते हैं। जब करंट मैक्सिमम पोटेंशियल मैक्सिमम, करंट मिनिमम पोटेंशियल मिनिमम, करंट जीरो पोटेंशियल जीरो। दैट्स फॉर रेजिस्टेंस। वेरएज इंडक्टर और कैपेसिटर में अदरवाइज चलता है। अब देखोगे इंडक्टर में जब करंट जीरो होगी तो कॉस का टर्म जीरो आएगा। कॉस का टर्म जीरो हुआ उस टाइम पर साइन का टर्म मैक्सिमम होता है, तो वोल्टेज मैक्सिमम होगा। तो जब करंट जीरो होगी तो वोल्टेज मैक्सिमम होगा। सिमिलरली कैपेसिटर केस में भी यही होता है, करंट जीरो होगा तो वोल्टेज मैक्सिमम होगा। उसको हम लोग इक्वेशन से कुछ ऐसा लिख सकते हैं, फेजर से भी दिखा सकते हैं। और ये बताता है कि पाई बाई टू का फेज डिफरेंस चल रहा है। दैट मीन्स अगर एक साइन से जा रहा है तो दूसरा पाई बाई टू आगे जा रहा है, दैट मीन्स कॉस पे जा रहे हैं। तो इसका मतलब जब साइन मैक्सिमम है तो कॉस जीरो होता है ऑफ कोर्स, जब कॉस मैक्सिमम है तो साइन जीरो होता है ऑफ कोर्स। अब अगर आपको ये समझता है तो हम कोई भी सर्किट लेने के लिए रेडी हो जाएंगे। तो हम लोग अगली हेडिंग डाल देते हैं, कोई भी एक सर्किट पकड़ते हैं, जैसे कि आरसी सर्किट। तो इनका नाम दे देते हैं आरसी ए सी सीरीज सर्किट, आरसी सीरीज सर्किट। वो पहले सीरीज में देख लेते हैं। आरसी हम लोग बैटरी को लगा करके डीसी वाला ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं, अगर आपको याद हो। सो आरसी डीसी सर्किट हम लोग ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं। अभी कौन सा सॉल्व कर रहे हैं, एसी। अपने पास एक रेजिस्टेंस है, अपने पास एक कैपेसिटर है, दोनों को एसी सोर्स से लगाया हुआ है। जब डीसी में आपने पढ़ा था तो उसको चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर, डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर नाम से जाना था। फिर आपको पता था ना कि कुछ समय के बाद, बहुत कम समय के बाद वो करंट स्टेडी स्टेट पे पहुंच जाती है, फिर करंट का वेरिएशन बंद हो जाता है और फिर चार्ज जो अकोमुलेटेड है वो मैक्सिमम हो जाता है। बट यहाँ वो बात नहीं है, यहाँ पर करंट बदलता रहेगा, चार्ज बदलता रहेगा और हर मोमेंट पे बदलेगा। कैसे बदलेगा उसको समझते हैं। सॉल्विंग कैसे की जाती है वो समझने के लिए ये एग्जांपल हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा। तो आर बनाते हैं और यहाँ पर सी बनाते हैं। सीरीज में बोला है तो सीरीज में लगा देंगे, पैरेलल होगा तो हम लोग पैरेलल की भी बात करना शुरू करेंगे। जनरली आपसे सीरीज पे पूछेगा तो हम लोग लेट्स से कि ये आर है और ये सी है, तो हम आर को तो आर पकड़ेंगे, सी को एक्स सी पकड़ लेंगे और ये हमारे लिए आर हो गया बेसिकली रेजिस्टेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। वी अपने को दिया जाएगा वी नॉट साइन ओमेगा टी, और अपने को पता करना है कितना करंट रन कर रहा है, आई। सो सॉल्विंग की टेक्निक क्या होगी, हम बोलेंगे आई की जो वैल्यू आएगी, आई जो भी आएगा वो यही आएगा, क्या आएगा, आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। अगर ये हमारे पास आई आना है तो अपने को आई नॉट पता करना और फाइव पता करना, फेज डिफरेंस। उसके लिए हम फेजर डायग्राम का सपोर्ट लेंगे। अच्छा ये बताओ कि अगर इसमें किरचॉफ्स लगाते हो किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम पर, केवीएल, थोड़ा सा एक्सप्लेन करता।
तो केवीएल क्या बोलेगा कि पोटेंशियल अगर अपने को लिखना है आर के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस या ड्रॉप प्लस पोटेंशियल ड्रॉप अपने को लिखना है सी के क्रॉस, और ये पोटेंशियल डिफरेंस वी के बराबर हो जाएगा। ये जो इक्वेशन आप लगाओगे ना वो किसी एक टाइम पर लगाओगे, किसी एक टाइम पर अप्लाई कर रहे होगे। जब हम किसी एक टाइम पर अप्लाई कर रहे होते हैं इसका मतलब ये टाइम के फंक्शंस हैं, जैसे साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी और समथिंग लाइक दैट। ये आरएमएस वैल्यूज पे ऐसा नहीं लिख सकते हैं हम, ऐसा नहीं लिख सकते कि वी आर का आरएमएस वी सी का आरएमएस इज इक्वल टू दिस, नो, नाइदर वी कैन से कि ये पीक वैल्यूज हैं, बल्कि ये कौन सी वैल्यूज हैं, ये इंस्टेंटेनियस वैल्यूज हैं, टी का फंक्शन है। तो जनरली वो जो टी का फंक्शन और इंस्टेंटेनियस वैल्यूज होती हैं उसको हम फेजर के लिए कुछ ऐसा सिंबल लगा देते हैं ताकि हमको याद रहे कि ये केवल नंबर वाइज ऐड नहीं करना है, इनके साथ साइन ओमेगा टी प्लस फाइव फाइव वाला चल रहा होगा। तो इसको भी आप लगा सकते हो कि इसी को हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं फेजर से। इसका मतलब है वी आर की डायरेक्शन और वी सी की डायरेक्शन से ये रिजल्टेंट बनेगा, तो इसको हम काइंड ऑफ वेक्टर ट्रीट कर सकते हैं कैलकुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। देयर आर टू वेक्टर्स, उनका सम ये आ रहा है, दैट मीन्स इस फेजर का और इस फेजर का रिजल्टेंट ये फेजर आने का। अच्छा, अब हम फेजर डायग्राम पर आते हैं। डायग्राम क्या बोलता है? डायग्राम ये बोलेगा कि अगर हम आर के बारे में बात कर रहे हैं तो आर के बारे में हम जानते हैं कि आर में जो करंट और पोटेंशियल होता है वो दोनों सेम उस पे चल रहे होते हैं, फेज पे चल रहे होते हैं, जबकि सी में करंट और वोल्टेज होता है वो अलग अलग फेज पर होते हैं, पाई बाई टू का डिफरेंस होता है, जो भी हमने पॉइंट्स याद किए हुए हैं। लेकिन एक बात गारंटीड है कि दोनों से कौन सी करंट जा रही होगी, किसी भी टाइम पर या कभी भी देखोगे करंट तो सेम जा रही होगी क्योंकि वो सीरीज पर है, तो सीरीज पे करंट सेम होगा। तो करंट का जो भी एक्सप्रेशन आएगा वो आर के लिए भी ट्रू होगा और सी के लिए भी ट्रू होगा। तो सिंस करंट इज इन कॉमन तो हम करंट को कॉमन ले लेते हैं, तो इसको हम रेफरेंस को करंट से डिनोट करेंगे, तो ये करंट है। क्यों? क्योंकि करंट दोनों के लिए सेम जाने वाली है, सीरीज में है। अच्छा, अगर ये करंट होता है तो रेजिस्टेंस का वोल्टेज किधर रहा होता? तो क्या हम रेजिस्टेंस के वोल्टेज के बारे में कुछ बोल सकते हैं? तो हम बोलेंगे यस, करंट अगर जिधर है तो रेजिस्टेंस का पोटेंशियल भी उसी डायरेक्शन में जाएगा। सो दिस इज गोइंग टू इंडिकेट वी आर। अब यहाँ पर हम वी आर एम्पलीट्यूड वाइज लिख सकते हैं। आपको याद है एसएचएम में जब फेजर बनाते थे तो डायरेक्शन में हम दिखा देते थे उसका साइन ओमेगा टी वाला टर्म, और उसके बाद उसके एम्पलीट्यूड को हम नोटेशन में रखते थे। तो यहाँ पर जो हम नोटेशन में वी आर यूज कर रहे हैं ये उसका एम्पलीट्यूड आप समझ सकते हो, पीक वैल्यू या आरएमएस वैल्यू, दोनों में से कोई भी समझो चलेगा क्योंकि उन दोनों में √2 का डिफरेंस होता है, और ये भी हमारी आई की आरएमएस वैल्यू है। जबकि यहाँ पर वी आर क्या था? डायरेक्शन के साथ था। एक बार हमारा ये वी आर सेटल हुआ, अब हम देखेंगे करंट इस कैपेसिटर वाले केस में क्या हो रहा होगा। कैपेसिटर में करंट तो ये चल रही है, पोटेंशियल किधर होगा? तुमको पता है कि करंट लीड करती है, पोटेंशियल लैग करता है, तो अगर ये करंट आई जा रहा है कैपेसिटर से तो कैपेसिटर का जो पोटेंशियल होगा वो लैग कर रहा होगा, यानी करंट लीड कर रही होगी। तो जो वीसी है वो वीसी हम यहाँ पे लिखने वाले हैं। अब ये दो वेक्टर्स थे जिनका सम करना था, वो दो वेक्टर्स अब यहाँ पर लिखे गए हैं, उनके मैग्नीट्यूड्स भी लिख दिए गए हैं। क्या इन दोनों का रिजल्टेंट जो आएगा वही एसी सोर्स का पोटेंशियल है? यस। तो इन दोनों का रिजल्टेंट हम लोग जानते हैं कि रिजल्टेंट विल बी समवेयर देयर, और ये जो इंडिकेट करेगा ये रिजल्टेंट पोटेंशियल को इंडिकेट करेगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि जब हम आरसी सर्किट यूज करते हैं तो नट सेल में कौन डोमिनेट करता है और कौन लीड करता है फेजर में? क्या करंट लीड करती है, या फिर पोटेंशियल लीड करता है, या फिर कोई भी लीड कर सकता है? तो क्या फेजर डायग्राम देख करके आप जनरलाइज करके बता सकते हैं कि अगर हम आरसी सर्किट यूज कर रहे हैं, सीरीज में यूज कर रहे हैं, तो विच क्वांटिटी इज गोइंग टू लीड? यू विल फाइंड कि जो लीडिंग आएगी वो आपको दिख रहा है, करंट इज ऑलवेज गोइंग टू लीड, क्योंकि वोल्टेज हमेशा वी आर इसी की डायरेक्शन में आएगा और वी सी उसके नीचे आएगा, तो हमेशा वी नीचे रहेगा, तो ये करंट लीड करेगी। और करंट कितने से लीड करेगी? तो करंट विल बी लीडिंग एंड दैट लीडिंग इज बाय फाई। इसी फाई को अपने को पता करना है।
अच्छा, क्या ये फाई पता करना हमारे लिए कोई बड़ा जॉब है? हम बोलेंगे कि ये वी आर है, ये वी सी है और उनका रिजल्टेंट वी है और उसका फाई बन रहा है, तो हम बोलेंगे 10 फाई एज पर वेक्टर्स इज गोइंग टू बी इक्वल टू वी सी डिवाइड बाई वी आर। अब ये जो वी सी और वी आर है ना, ये उनकी आर एम एस वैल्यूज या पीक वैल्यूज है। अब आप आर एम एस यूज करना चाहो, आर एम एस यूज कर सकते हो, पीक कर सकते हो, और ये जो बार से लगाए गए थे वो इंस्टेंटेनियस थी, तो यहाँ पर साइन ओमेगा टी जैसे टर्म्स नहीं आ रहे हैं। अच्छा, हम लोग ऑलरेडी बात कर चुके हैं क्या कि अगर इससे करंट आई जा रही, आई हमारी कौन सी करंट है? ये भी आर एम एस, ये जितने भी लिखे सब आर एम एस वैल्यूज हैं, चाहे वो वी सी हो, चाहे वी आर हो, चाहे आई हो, यहाँ पर जितने लिखे हुए हैं। सो अगर उनको हम आर एम एस पकड़ के चलते हैं तो क्या हम ऐसा लिख सकते हैं कि आई आर एम एस कितना होता है? आई आर एम एस होता है जो वी आर होगा डिवाइड बाई आर होगा, इसके अक्रॉस रेजिस्टेंस, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिवाइड बाई इसका रेजिस्टेंस, वो इससे जाने वाली करंट होता है। अच्छा, कैपेसिटर पे जाएंगे तो क्या लिखेंगे? कैपेसिटर पे जाएंगे तो आई की वैल्यू को लिखेंगे हम वी सी डिवाइड बाई एक्स सी। तो क्या यहाँ से हम वी आर की वैल्यू पता कर सकते हैं? बिल्कुल, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रेजिस्टेंस अगर कभी कैलकुलेट करना होगा तो हम आई आर एम एस निकालेंगे और आर से मल्टीप्लाई कर देंगे। पोटेंशियल की वैल्यू अगर हमको कैपेसिटर में निकालना होगा तो आई एक्स सी की वैल्यू बात कर देंगे। तो आइडिया क्या रहा है, जो टाइम के फंक्शंस थे उनको मैंने सर्किट इसमें फेजर में ड्रॉ कर लिया, अब न्यूमेरिकल वैल्यूज बची तो न्यूमेरिकल वैल्यूज हम सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा, वी सी अपॉन वी आर की वैल्यू रखोगे तो क्या बनेगा? तो वी सी अपॉन वी आर की वैल्यू रखो तो ये बनेगा करंट आई एक्स सी डिवाइड बाई करंट आई आर। देन यूल फाइंड कि आई तो सेम जा रहा था इसलिए कैंसिल आउट हो गया, तो 10 फाइव कितना आ गया? 10 फाइव कम्स आउट टू बी एक्स सी डिवाइड बाई आर। डू यू रिमेंबर दी एक्स सी क्या होता है? ये 1 अपॉन ओमेगा सी होता है, तो ये बन जाएगा अपना 1 अपॉन ओमेगा सी इंटू आर। ये काइंड ऑफ रिजल्ट है, कई बार ऐसा आपसे एज ए रिजल्ट भी पूछ लिया कि बताइए फेज डिफरेंस कितना होता है, फेज डिफरेंस कितना होता है आरसी सीरीज सर्किट पर, एसी सर्किट पर, और उसकी वैल्यू बताइए। कौन लीड करता है? तो करंट लीड करता है, कितने से लीड करता है? यहाँ से 10 इनवर्स 5 निकाल सकते हैं, तो हमारा रिजल्ट क्या निकल के आएगा? करंट लीड्स वोल्टेज बाय 5, जहाँ पर 5 की वैल्यू क्या है? 10 इनवर्स एक्स सी अपॉन आर। आप एक्स सी की वैल्यू रख सकते हो, बता सकते हो, तो एक रिजल्ट है अपना। और क्वेश्चन आएगा तो सिंपली ये बोलेगा और अपने को ये बताना होगा, और वो अगर आर सी ओमेगा की वैल्यू देता है रख देंगे तो अपने को फाई की वैल्यू भी पता चल जाएगी। ओके, एक बार हमको फाई मिल गया, अपने को करंट चाहिए था, फाई आ चुका है, आई नॉट चाहिए। अब आई नॉट कैसे पता करेंगे? आई नॉट भी तो पता करनी है ना अपने को। अच्छा, आई नॉट को पता करते हैं। क्या ये बात हमको पता है कि इससे जो अभी तुमने इसका डायरेक्शन यूज किया था ना, हम मैग्नीट्यूड भी यूज कर सकते हैं। तो क्या फेजर डायग्राम से अपने को ये भी पता चल रहा है कि v की जो वैल्यू आएगी वो अंडर रूट वी आर स्क्वायर प्लस वी सी स्क्वायर बनेगी, और वी आर वी सी की वैल्यू तो हम लोग ऑलरेडी पता कर चुके हैं। तो जब इनको आप सब सिंप्लीफाई करोगे तो आई बाहर आ जाएगा, ये अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ से जो करंट की वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है? करंट की वैल्यू आ रही है वोल्टेज डिवाइड बाई अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ये आरएमएस में लिखा गया है, अगर हम चाहें तो पीक में भी लिख सकते हैं। तो पीक वैल्यू कितनी आ जाएगी? पीक वोल्टेज लगाइए और डिवाइड बाई अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। अब ये देखो कि ये भी कुछ लिखा हुआ v इज इक्वल आई इज इक्वल टू वी बाई आर जैसा है, तो ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जैसा कुछ स्टफ है। तो इसको हम जनरली क्या लिखना स्टार्ट कर देते हैं? जेड लेटर से दे देते हैं। सो इट्स लाइक वी नॉट डिवाइड बाई जेड। तो ये जो जेड होता है ना, वो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जैसा रूल करता है। जैसे हम लोग सीरीज में लगाते थे रेजिस्टेंसेस को, कैपेसिटर्स को, तो इक्विवेलेंट निकाला करते थे। यहाँ पर क्या है कि रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस है, इनका हम इक्विवेलेंट निकाल रहे हैं, तो इसको इम्पीडेंस कहते हैं। तो यहाँ पर जेड की वैल्यू भी पता चल जाती है, जेड इज गोइंग टू बी इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। कुछ नए लेटर्स आ रहे हैं, और अगर आप उनको समझ पा रहे हो तो बहुत ज्यादा टफ नहीं है। और ये इम्पीडेंस जो है वो बेसिकली इक्विवेलेंट टू रेजिस्टेंस है, टोटल रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस का इक्विवेलेंट है। तो जेड इज नोन एज इम्पीडेंस ऑफ द सर्किट।
इम्पीडेंस ऑफ एसी सर्किट। जो अपने पास एक एसी सर्किट है उसका टोटल इम्पीडेंस कितना है उसके बारे में ये बता रहा होता है। कॉपी कर लीजिए और ये जो नए लेटर्स उनको लिख लीजिए। अभी हम लोग एग्जांपल करेंगे तो अपने को समझ में आ जाएगा कि किस तरह से इसको यूज करते हैं। जैसे एक रेजिस्टेंस होता है उसी तरह से एक इम्पीडेंस होता है। इम्पीडेंस मींस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस यू कैन कॉल। रेजिस्टेंस वर्ड यू अवॉइड करते हैं क्योंकि इसमें रिएक्टेंसेस भी हैं, इसलिए इसका नाम इम्पीडेंस दिया गया है। और इम्पीडेंस का यूनिट क्या होगा? इसका भी यूनिट ओम होगा, तो ये भी ओम यूनिट का रहता है। तो कई बार क्वेश्चन आपसे बोलेगा कि इम्पीडेंस बताइए, कई बार क्वेश्चन आपसे बोलेगा कि फेज डिफरेंस बताइए और करंट बताइए। तो अब उन्हें करंट बताने के लिए अब हम फॉर्मूला याद रख सकते हैं कि हमको आई नॉट निकालने के लिए क्या करना पड़ता है। तो अगर आई नॉट निकालना है तो आई नॉट निकालने के लिए हम वी नॉट डिवाइड बाई इम्पीडेंस से लगा देंगे, तो डायरेक्टली अपने को करंट मिल जाया करेगा। फिर फेज डिफरेंस कैसे निकालेंगे? फेज डिफरेंस को निकालने के लिए फेजर यूज करना पड़ेगा। फेजर डायग्राम यूज करो। तो आप फेजर डायग्राम यूज करके फाई निकालेंगे वी नॉट बाई जेड से। फेजर डायग्राम से ही आप इम्पीडेंस को यूज करके आई नॉट निकालेंगे, दोनों निकल आया, करंट निकल के आ जाएगा, फिर सारा आंसर हो जाएगा। जरूरत हो तो मैं फिर से बोल सकता हूँ। एक बार इसको ध्यान से कॉपी करो, अपने कॉपी पे लिखो, मैं आपको टाइम दे देता हूँ। और ये समझ में आया तो आगे हम अगर स्पीड अप भी करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि हम केवल वेक्टर यूज कर रहे होते हैं और इन फेजर को हम वेक्टर जैसा ड्रॉ करते हैं, फिर फाइनल रिजल्टेंट वैल्यू दिस स्क्वायर कर लेते हैं और tan इनवर्स वाला फॉर्मूला लगा देते हैं, वो आप जानते हो। हाँ, कौन सी डायरेक्शन रेफरेंस लेनी है तो हमने को देखना होता है कि कॉमन क्या है, क्या कॉमन करंट है या कॉमन वोल्टेज है। अगर ये पैरेलल होंगे तो उनमें वोल्टेज कॉमन रहता है, तो वोल्टेज को हम एक डायरेक्शन में बनाएंगे, फिर करंट को ड्रॉ करेंगे। और अगर करंट अपने को पता है तो कॉमन है तो फिर करंट को यूज करके फिर हम बताएंगे कि बाकी को प्लॉट करेंगे वोल्टेजेस को। आपने बोला इम्पीडेंस का मतलब क्या है? इम्पीडेंस अब देखो कि जिस तरह से हमने रिएक्टेंस डिफाइन किया था ना, सी ना यूज करके हम लोग एक्सी यूज करके डायरेक्टली हम इससे जाने वाली करंट को क्या लिख देते हैं? करंट इज इक्वल टू वी सी अपॉन एक्सी। उसी तरह से इंटायर सर्किट को अगर हम किसी एक इक्विवेलेंट से रिप्लेस करना चाहें, इक्विवेलेंट ओम से रिप्लेस करना चाहें, तो जो इक्विवेलेंट ओम आएगा उसका नाम जेड दे दिया गया। तो Z is basically equivalent ohm of an AC circuit। मैं इसको equivalent ohm इसलिए बोल रहा हूँ कि इस ohm में रेजिस्टेंस भी होगा जो कि ohm में होगा, रिएक्टेंस जो होगा वो भी ohm में होगा, आगे और भी रिएक्टेंसेस आएंगे वो भी ohm में होंगे। तो सभी का इक्विवेलेंट वैल्यू कितना है उसको हम इम्पीडेंस कहते हैं। इम्पीडेंस का मतलब कुछ रेजिस्टेंस जैसा है, आप समझो। इम्पीडेंस मीन्स रुकावट, रेजिस्टेंस मीन्स रुकावट। सो टर्मिनोलॉजी बदल दी गई है क्योंकि रेजिस्टेंस लॉस से रिलेटेड होता है, इसलिए हम केवल आर को रेजिस्टेंस बोलते हैं, इनको रिएक्टेंस बोलते हैं, और कंबाइंड के नट सेल को इम्पीडेंस बोलते हैं। सो दैट इज गोइंग टू बी टोटल का कंबाइंड इफेक्ट इज जेड। कंबाइंड इफेक्ट इज जेड। अच्छा, इसको और आप भी रिलेट कर सकते हो कि देखो ये सीरीज में है ना, और सीरीज में है तो अगर ये R1 और R2 रहा होता तो इक्विवेलेंट कितना होता हमारा? R1 प्लस R2 होता, R1 प्लस R2 होता। लेकिन R1 और R2 तो ये स्केलर जैसे नंबर होते हैं। अब यहाँ पर क्या चल रहा है? यहाँ पर डायरेक्शन भी चल रही है, फेजर भी चल रहा है। तो और हमको ये पता है कि अगर ये एक डायरेक्शन में होगा तो ये जो होता है कैपेसिटर वाला जो होता है वो 90 डिग्री पे जाता है। तो काइंड ऑफ ऐसा भी कह सकते हैं कि एक ये वेक्टर है और दूसरा वेक्टर जो है 90 डिग्री पर है। तो अगर एक वेक्टर ऐसा है और दूसरा उसके 90 डिग्री पर है तो दोनों का इक्विवेलेंट यानी सम कितना आएगा? तो सम हम स्केलर सम नहीं करेंगे R1 प्लस R2, रादर उससे हम लोग क्या करेंगे? वेक्टर सम कर रहे होंगे। तो इट्स लाइक R1 आई कैप प्लस R2 जे कैप। तो ये आपका R1 आई कैप है, R2 जे कैप है, उसका इक्विवेलेंट। तो उसका इक्विवेलेंट बनेगा अंडर रूट R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर, दैट मीन्स अंडर रूट R स्क्वायर प्लस एक्सी स्क्वायर। तो हमारा इम्पीडेंस क्या बन रहा है? अंडर रूट R स्क्वायर प्लस एक्सी स्क्वायर।
तो ये जो डायरेक्शन है जिसको जो हमने वोल्टेज को दिया हुआ है, आप वो इनको रेजिस्टेंस को भी दे सकते हैं और इक्विवेलेंट को समझ सकते हैं। अगर वो आपको स्ट्राइक नहीं कर रहा है तो आप इतना जरूर बोल सकते हो किरचॉफ हमको ये बताता है, फेजर डायग्राम लोग इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं, फेजर डायग्राम से रिजल्टेंट निकाल सकते हैं, फाई आ जाएगा, फिर इक्विवेलेंट ये जो रिजल्टेंट की वैल्यू रखेंगे और ये वैल्यू इसको यूज करेंगे, सिंप्लीफाई होकर के अपने को एक आंसर मिलेगा। ना जिस तरह से अपने ये दो को हैंडल किया ना, अगर हमारे पास तीन होंगे तो हमारे पास एक और टर्म बढ़ जाएगा, यानी एक और वेक्टर बढ़ जाएगा। हम जानते हैं वेक्टर दो हो तीन हो हमको वेक्टर एडिशन करना तो अपने को आता है, तो हम फेजर को बना करके वेक्टर एडिशन करके उसका रिजल्टेंट निकाल सकते हैं और उसके रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड भी निकाल सकते हैं। मैं अभी आपको एक न्यूमेरिकल एग्जांपल देता हूँ और उस न्यूमेरिकल एग्जांपल में आप आंसर देने की कोशिश करो, जिससे अपने को ये क्लियर हो जाएगा कि आपको कितना समझा है, और अगर कम समझा है तो और भी आपको समझने में हेल्प हो जाएगी। और सिमिलर टाइप इक्वेशन एग्जाम में कई बार आए हुए हैं, आप प्रीवियस इक्वेशंस को देखोगे तो आपको दिखेगा। लेट्स से कि अपने को ऐसा बोलता है कि अपने पास एक रेजिस्टेंस है, एक कैपेसिटर है और ये सीरीज में लगाया गया है और ये एक एसी सोर्स है जो कनेक्ट कर रखा है। लेट्स से जो रेजिस्टेंस है वो 100 ओम है और ये जो कैपेसिटेंस है वो कैपेसिटेंस अपने को दिया गया 100 माइक्रोफैराड, और ये जो V दिया गया है ये 20 वोल्ट, सॉरी ये जो V है वो कुछ ऐसा दिया गया है 20 साइन 100t, ये अपने को दे रखा है उसने। कॉपी कर लीजिए और मैं कुछ क्वेश्चंस पूछता हूँ, आपको उनका आंसर जल्दी से देने की कोशिश करनी है। फॉर गिवन AC circuit, answer the followings or find number 1। सिंपल पूछता हूँ तो ज्यादा सही रहेगा। XC रिएक्टेंस निकालिए। सो कैपेसिटिव रिएक्टेंस कितना है ये अपने को पता करना है। सो इसलिए कि आप उसकी डेफिनेशन को यूज करो और सिंपली उन वैल्यूज को पता करो, पता करने के बाद उनका आंसर निकाल लो। आप आंसर दे सकते हो, इसलिए मैंने ये सिंपल तरीके से सिंपल क्वेश्चन रखा है। सो क्या हम लोग XC पता कर सकते हैं? अब बोलोगे यस इट्स गोइंग टू बी 1/ओमेगा C, और ओमेगा की वैल्यू कितनी है? ओमेगा की वैल्यू अपने को दी गई है 100, क्योंकि ये ओमेगा टी होता है तो ये 100 हो गया। सी कितनी दी गई? 100 माइक्रोफैराड 10⁻⁻6। अब देखोगे 4 जीरो सेटल हो गए तो ये XC की वैल्यू अपने को मिल जा रही है 100 ओम। ओम में आंसर देने का, क्योंकि ये रिएक्टेंस है। सो आपसे बोलेगा रिएक्टेंस बताइए, 100 ओम का रिएक्टेंस आ गया। बी ऑप्शन, बी ऑप्शन में अपने को पता करना है फेज डिफरेंस बिटवीन करंट एंड वोल्टेज। तो करंट और वोल्टेज के बीच में कितना फेज डिफरेंस चल रहा है, फाई की वैल्यू, वो अपने को पता करनी है। तो आप फेजर डायग्राम बना सकते हो या फिर फॉर्मूला यूज कर सकते हो। तो जो लास्ट स्लाइड थी वो हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है, और अगर आप इनके रिजल्ट्स भी याद रखते हो ना तो फिर डायरेक्टली फॉर्मूला में यूज कर सकते हो, क्योंकि सीरीज बोला है तो एग्जैक्टली वही रहेगा जो हम लोगों ने बनाया हुआ था फॉर्मूला। जस्ट फॉर योर सपोर्ट पर्पस आप इसको याद रख सकते हो कि फेजर डायग्राम क्या होगा, सेम करंट जाएगी और इसका पोटेंशियल इधर आता है, साथ ही साथ इसके दो कंपोनेंट रहते थे, एक ये VR रहता था, एक ये VC रहता था।
सो दिस इज वी आर, रेजिस्टेंस के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस, कैपेसिटर के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस, आई वी, ये फाई हमारा करंट लीड करते हैं। तो जब आपने देखा था कि इसकी जो वैल्यू आती है 10 फाई, तो 10 फाई की वैल्यू आप क्या बनाओगे, लिखोगे वी सी डिवाइड बाई वी आर। फिर आपको पता चलेगा वी सी को हम लोग लिख सकते हैं आई एक्स सी, और ये आई आर हो जाएगा, आई आर कैंसिल हो जाता है, तो एक्स सी अपॉन आर होता है। सो एक्स सी की वैल्यू कितनी है, 100 निकल के आई है। आर कितना दिया, 100 ओम दिया गया, तो ये कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। जब कभी 10 फाई 1 आए तो फाई कितना होता है, पाई बाई 4 होता है। इसका मतलब है करंट जो है वोल्टेज से पाई बाई 4 से लीड कर रहा है, तो वोल्टेज हम नीचे बनाएंगे, करंट ऊपर बनाएंगे, और पाई बाई 4 का एंगल दिखाएंगे 45 डिग्री। 4 ऑप्शन देगा, +45 -45 ऑल सॉल्व दिस। तो प्लस माइनस को अपने को देख करके बोलना है, बट और ये बोलना है कि कौन सा लीड कर रहा होगा, कौन सा लैग कर रहा होगा। Okay, am I audible now, or is it has gone? Hello, can you hear? Yes, sir, you are audible. There was a break, Yes, sir. disruption. So disruption के बाद हम लोग फिर से मिलते हैं और इसको हम आगे बढ़ाते हैं। गुड। सो पाई बाई 4 आपने जो आंसर निकाला, दैट्स परफेक्टली करेक्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट। फिर आपसे पूछेगा कि बताइए सी ऑप्शन, इस सर्किट का इम्पीडेंस कितना है, इम्पीडेंस ऑफ सर्किट, दैट मींस व्हाट इट इज लुकिंग फॉर इज जेड वैल्यू। और सीरीज सर्किट में हम लोगों ने देख रखा है कि जेड कितना होता है, तो जेड इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। सीरीज पर है, वेक्टोरियली है, 90 डिग्री पर दो वेक्टर सीरीज पर अगर ऐड करते हो तो इतना होता है। और या फिर आप स्टैंडर्ड फॉर्मूला याद रखो जो हम लोगों ने भी आरसी सर्किट को सॉल्व किया है। सो अपने को पता चला आर भी 100 है, एक्स भी 100 है, तो ये कितना हो जाएगा, 100 बाहर आ जाएगा, √2 बचेगा ओम। सो 100 √2 ओम के बराबर ही हो जाएगा, इम्पीडेंस हो जाएगा। सो आपसे या तो रिएक्टेंस पूछ सकता है कैपेसिटर का, या फिर इम्पीडेंस ऑफ द इंटायर सर्किट पूछ सकता है, या फिर फेज डिफरेंस पूछ सकता है, और लास्टली आपसे ये भी पूछ सकता है कि करंट बताइए, फाइंड करंट। इस क्वेश्चन का आंसर ध्यान से देना, फाइंड करंट। जब करंट पूछा है इसका मतलब है कि ये इंस्टेंटेनियस नहीं पूछा है, और अगर ऑप्शन इंस्टेंटेनियस होगा तो उसके हिसाब से देख लेंगे। बेसिकली हमारा मतलब है आरएमएस करंट से। तो अगर केवल करंट वर्ड यूज करेगा इसको, मतलब हमको आरएमएस वैल्यू चाहिए, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। और अगर ये भी आपने पकड़ लिया तो अपना पर्पस हो जाता है। तो हम एसी सर्किट में करंट बताना सीख जाएंगे। एक बार करंट आ गया तो चार्ज बता देंगे, चार्ज आ गया तो कैपेसिटर की एनर्जी बता देंगे, स्टोर्ड एनर्जी, रेजिस्टेंस से कितना हिट जाएगा वो भी बता देंगे। तो अगर आरएमएस वैल्यू के बारे में बात करोगे तो आप बोलोगे कि जो आई आर एम एस आना चाहिए। हम लोग जानते हैं कि वी नॉट की जो वैल्यू आती है वो, सॉरी आई नॉट की वैल्यू होती है वी नॉट बाई जेड होती है। यहाँ से अपने को वी नॉट दिख रहा है, वी नॉट कितना है 20, जेड कितना निकला था, जेड अभी निकाला था 100 √2, सो आई नॉट केम आउट टू बी 1/5 √2 एम्पियर। ये आई नॉट है, अपने को आर एम एस चाहिए। सो व्हाट इज आर एम एस, सो आई आर एम एस इज गोइंग टू बी इक्वल टू आई नॉट डिवाइड बाई √2, इसको √2 से फर्दर डिवाइड कर दो, तो 1/5 √2 सो 1/10.1 एम्पियर, दैट्स करेक्ट। हाँ 1/10 होगा। तो ये √2 बहुत मैटर करता है, क्योंकि चारों ऑप्शन में वो √2 एक बार ऊपर लगाएगा, एक बार नीचे लगाएगा, एक बार नहीं लगाएगा। तो अगर आपने √2 इधर से उधर किया तो गड़बड़ है। आरएमएस पूछा है तो हम आरएमएस निकालेंगे, तो उसके लिए आई आर एम एस वी आर एम एस बाई जेड होता है, और यहाँ पर ये पीक दिख रहा है, ये जो 20 है वो पीक है, क्योंकि इक्वेशन से पता चल रहा है। तो वो आरएमएस नहीं हो सकता, इसलिए इसको आरएमएस में कन्वर्ट करोगे 1/10, और 0.1 एम्पियर इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर।
So we can find how much the current is flowing through. We can draw the phasor diagram. And एक बार अपने को करंट आया, ये IRMS आया, अगर अपने को टोटल करंट निकालना है तो टोटल करंट हम कैसे बताने वाले हैं? तो हम टोटल करंट का एक्सप्रेशन ही बता सकते हैं। तो I इज इक्वल टू क्या बनेगा? I नॉट। डू वी नो I नॉट? यस। कितना है? 1/5√2। तो ये बनेगा 1/5√2। फिर हमको लगाना पड़ेगा साइन ओमेगा टी एज सच प्लस फाई कितना निकला? π/2। पॉजिटिव है, करंट लीड कर रहा है, इसलिए π/4 बेसिकली। तो 4 ऑप्शन देकर के आपसे करंट का एक्सप्रेशन भी मांग सकता है कि करंट टाइम के साथ कैसे वेरी कर रही बताइए। तो हम बोलेंगे करंट का एक्सप्रेशन ये हो गया। तो अगर वो वोल्टेज था तो करंट हम यहाँ से निकाल सकते हैं। उसके लिए ये सारी कैलकुलेशन करनी पड़ती है। एक बार करंट निकल के आया सर्किट में, हमारा सर्किट सॉल्व हो गया। कैसे? अब आप इससे हीट निकालना चाहते हो तो I²R/dt इंटीग्रेट कर लो, हीट निकल आएगी। कैपेसिटर में क्या करते हो? कैपेसिटर में चार्ज पूछेगा आपसे, तो चार्ज के लिए हम क्या लिख सकते हैं? I इज इक्वल टू dq/dt। इसको dq/dt रखो, इंटीग्रेट करो, चार्ज पता चल जाएगा। फिर एक बार चार्ज पता चल गया, कैपेसिटर में कितना एनर्जी स्टोर्ड होता है, Q²/2C और हाफ CB², व्हाटएवर यू नो, बेस्ड ऑन दैट। मोरओवर आपसे पूछ सकता है कि VC बताइए, तो किसी भी टाइम पर VC की वैल्यू कितनी आएगी? VC की वैल्यू आ जाएगी I इंटू XC। I अपने को पता चल गया। कैपेसिटर के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस आप कभी भी निकाल सकते हो विद इन सेकेंड्स। अगर आपको रेजिस्टेंस का क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है तो I इंटू R लगाना पड़ेगा। अच्छा, ये जो I है ये हमारा फेजर वाला है, और ये जो I है V है वो भी फेजर है। तो जो T के साथ है वो फेजर्स हैं, और बाकी जो सिंगल नंबर्स हैं वो पोटेंशियल हैं। तो ये RMS पोटेंशियल अपने को डायरेक्टली पता चल जाएगा RMS करंट को यूज करके। तो बस हो गया, ये आपका करंट निकल के आ गया, सॉल्व हो गया सर्किट। क्या अब इसी का नेक्स्ट वर्जन आप ट्राई कर सकते हो? नेक्स्ट वर्जन क्या होगा? RL सर्किट, यहाँ पर L लगा होगा, इंडक्टर। तो हम लोग क्या करेंगे? वो एक्सेल यूज करना स्टार्ट कर देंगे। तो एक्सेल के लिए ओमेगा L निकाल लेंगे। फिर फेज डिफरेंस के लिए उसका एक फेजर बनाएंगे। हाँ, इसमें VC हमारा नीचे आ रहा है, उसमें VC हमारा ऊपर चला जाएगा, यही तो डिफरेंस आएगा। तो उसका भी फेज डिफरेंस निकालेंगे। उसके लिए भी इम्पीडेंस निकाल सकते हैं, एग्जैक्टली सेम तरीके से जाएगा। ये R² प्लस XC² है, वो बनेगा R² प्लस XL² बन जाएगा। अब घर पे ट्राई कर सकते हो, वरना नेक्स्ट क्लास में मैं करने वाला हूँ। फिर करंट निकालने के लिए एग्जैक्टली यही फॉलो करोगे। तो अगर हमने RL सर्किट लिया ना, तो RL सर्किट में जिस तरह से RC चलता है एग्जैक्टली वही चलेगा, बस XC को XL से रिप्लेस कर देना है, और ये नीचे वाली ब्रांच को ऊपर से रिप्लेस कर देना है, और फिर वोल्टेज को लीड करते हुए दिखा देने का। सो उसको RL सर्किट को घर पे आप ट्राई करो और उसकी इक्वेशंस बनाओ, एटलीस्ट जैसे ये वाला है। सो उसको यहाँ पे ड्रॉ करो, फिर उसका फेजर बनाओ, थीटा बनाओ, जेड निकालो, और I नॉट निकाल के वो देखो। नेक्स्ट क्लास में मैं बताने वाला हूँ, तो आप देखो कि कितना मैच कर रहा है कितना नहीं, और क्या टर्म्स आप समझ पाए हो। यहाँ पे बहुत सारे टर्म्स इन्वॉल्व हैं। एक फेजर के टर्म में फंक्शन ऑफ टी है, एक एवरेज वैल्यू है, एक RMS वैल्यू है, एक पीक वैल्यू है। तो कौन सी वैल्यू कब हम लोग यूज कर रहे हैं वो आपको समझ में आ जाएगा। सो RC RL सिमिलर है, तो नेक्स्ट क्लास में मैं RL शॉर्ट में बताता। उसके बाद जो नेक्स्ट आएगा वो RLC तीनों हो जाएगा, कि इसके साथ हम एक L भी लगाएंगे, तो फिर ये किस तरह से बिहेव करने वाला आता है। तो तीनों सीरीज वाला केस हमारा कवर हो जाएगा। फिर इसके बाद में हम पैरेलल वाले केस को भी कवर कर लेंगे, और एक बार सीरीज पैरेलल दोनों हो गया तो अपना काम बन जाएगा। और जनरल एग्जाम में ऐसा सर्किट बना करके आपसे इनमें से कोई ना कोई क्वांटिटी के बारे में पूछ लेगा, हम बता पाएंगे। और नेक्स्ट क्लास हम लोग आपको ये भी बताएंगे, मैं आपको ये भी बताने वाला हूँ कि अगर सपोज कर लीजिए हम ये डायरेक्टली इस फॉर्मूले में नहीं जाते हैं, सॉल्व करते हैं किरचॉफ को लगा करके और टी की वैल्यूज को रख करके, जैसे यहाँ पर हम टी की वैल्यू रखते हैं साइन ओमेगा टी और ये सब इंटीग्रेट करते हैं, तो आप देखोगे कॉम्बर्सम इक्वेशंस बनेंगी और थोड़ी सी मैथ्स लगेगी, थोड़ी ज्यादा लगेगी, लेकिन उसके बावजूद भी हम आंसर निकाल सकते हैं। बट वो कई बार इतनी ज्यादा मैथ हो जाएगी कि हमारे लिए डिफिकल्ट जाएगा, तो इसलिए ये सिंप्लीफाइड वर्जन को फॉलो करते रहेंगे। ओके, आपका टाइम हो गया, तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं और इनको रिवाइज कर लीजिए। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसी को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। अगर कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हो, अदरवाइज दैट्स ऑल फॉर द डे। चलेगा, तो मैं इसका PDF आपको शेयर कर देता हूँ, आप रिवाइज करने का।
Thank you then. Have a good time.